हमने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में पानी लिया, ठीक, थोड़ा पानी शांत हो जाए। अच्छा, फिर ये हमने एक दूसरा वस्तु लिया, हालांकि कंटेनर ये भी थोड़ा सा पानी जरूर हम यहाँ पे भरा हुआ है, और इसलिए भरा है कि इसमें डुबाएं तो कुछ भाग डूबा रहे, बाकी भाग ऊपर रहे। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु को अगर द्रव में डालें, किसी तरल में डालें, ठीक है, कब नीचे डूब जाएगा, कब आंशिक रूप से डूबेगा, जो इस वस्तु को ऊपर उठा के फेंक देगी मतलब क्या, ऊपर यहाँ पे तैराएगी, वो कौन सी कंडीशन है, वस्तु आंशिक रूप से डूबी रहेगी, बीच में कहीं पड़ी रहेगी, डूबी रहेगी, और वो कौन सी कंडीशन है कि वस्तु बिल्कुल नीचे चली जाएगी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बेटा, हमारे चैनल पे केवल क्लास 9th नहीं, बल्कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं बेटा। और आप जानते हो क्लास 9th और 10th के लिए आपकी सोशल स्टडी की भी क्लास चलती है, पूरी की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। ये लेक्चर हमारा क्लास 9th के बच्चों के लिए है और हम उनसे बात करें, देखो क्लास 9th में फिजिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है बेटा, आपका सब्जेक्ट है साइंस, जिसके 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ ही साथ फिजिक्स। बायोलॉजी पूरी खत्म हो चुकी बेटा, जितने भी चैप्टर्स थे सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुके। केमिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म हो चुका, जितने भी आपके चैप्टर हैं केमिस्ट्री पोर्शन के सर आपको पढ़ा चुके हैं। और फिजिक्स आपको समझा बेटा, पोर्शन जितना है इस लेक्चर के साथ पूरा का पूरा फिजिक्स आपका खत्म हो रहा है। और उम्मीद है कि पूरा का पूरा साइंस आपने खत्म किया होगा, साइंस सब्जेक्ट, ठीक, उसके न्यूमेरिकल्स आपने लगाए होंगे बेटा, ठीक है। और आपके बुक में जो भी कंसर्निंग बुक आपके पास है उसके न्यूमेरिकल्स आप लगाओ, और अगले साल फिर हम आपसे मिलेंगे बेटा। क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम की पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे बेटा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक। तो आपको समझा बेटा, क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और ये जो आपका यूनिट है, यूनिट आपका 12। एक जानकारी और आपको दे, हो सकता है कि आपकी बुक में ये चैप्टर ना भी हो। देखो, कुछ बोर्ड में चैप्टर है, कुछ बोर्ड में नहीं भी है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल बोर्ड एग्जाम पास करना हो, ठीक, तो इस चैप्टर को मत पढ़ो आप। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद कुछ बढ़िया करके दिखाना हो, नाम कमाना हो, परिवार का नाम रोशन करना हो, कोई बढ़िया कंपटीशन बीट कर लेना हो, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अक्सर कंपटीशन में इस चैप्टर से 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक। देखो, आप जानते हो क्लास 9th के बच्चों के लिए फिजिक्स पोर्शन, मतलब साइंस सब्जेक्ट है जिसका पोर्शन फिजिक्स है बेटा, उसमें आप देख रहे हो यूनिट नंबर 12 हम लेके चल रहे हैं, ठीक। चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे प्लवन, फ्लोटिंग, ठीक। जानते हो उसमें क्या पढ़ोगे? कोई पदार्थ है, द्रव में क्यों तैरता, कैसे तैरता, कब तैरेगा, कब डूबेगा, कब आंशिक रूप से डूबेगा, ठीक है। यही सब डिटेल आपको स्टडी करनी है। फिर आप पढ़ोगे, इसी के लास्ट में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ोगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे हम क्या लाभ उसका उठा सकते हैं, इसको आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है बेटा, सबसे पहली हेडिंग जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रणोद, आपको समझाएं बेटा। जानते हो प्रणोद, जानते हो प्रकार का बल है, दाब नहीं है, बल है। पहली बात तो ये समझना, अक्सर बच्चे उसको दाब समझ बैठते हैं। प्रणोद आप जानते हो बल है, दाब नहीं है बेटा, दाब हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक। जो किसी भी वस्तु के स्थान परिवर्तन हेतु आवश्यक होता है। ये कलम यहाँ पे रखी है, ठीक है, और इस कलम को, पेन को हम यहां से उठाकर यहां लाना चाहें ऐसे, ठीक, ठीक है, या यहां से चाहे ऐसे सीधे लेके आए, उठा के लेके आए, तो आप जानते हो इसको विस्थापित करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए हमने जो बल लगाया, बल, उसी बल को आप क्या बोलोगे? प्रणोद, जिसको आप क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। खाली समझना बेटा। जानते हो वस्तु या तल जो भी है, वस्तु के तल के अवलंबत, ठीक है, लगने वाले प्रतिक्रिया बल को एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो? प्रणोद कहते हो। आप खाली समझना बेटा, जिसको आप क्या बोलते हो? थ्रस्ट। आप डेफिनेशन इसकी देखना, किसी भी वस्तु की सतह के अवलंबत, अभी हमने आपसे कहा सतह के अवलंबत लगेगा, ठीक है। किसी भी वस्तु की सतह के अवलंबत लगने वाले बल को, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। वास्तव में प्रणोद वह बल है जो किसी भी वस्तु को उसके स्थान से हटाने हेतु आवश्यक होता है, या स्थान परिवर्तन हेतु आवश्यक होता है, ठीक। आप जानते हो क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का बल है, अतः इसका मात्रक, आप जानते हो बल कोई भी उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका डाइन होगा, और एपीएस पद्धति में इसका मात्रक, आप जानते हैं यहाँ पे बल का मात्रक क्या पाउंडल होता है, तो पाउंडल होगा बेटा, ठीक। तो आप जानते हो क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का बल है, अतः इसका मात्रक न्यूटन होता है, और यह एक सदिश राशि है। बल कोई भी हो, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो आप जानते हो प्रणोद एक प्रकार का बल है, ये भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा, एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में आप कह लो, ठीक है। और ये भी एक सदिश राशि है बेटा, ठीक है। ये आपने देखा प्रणोद के बारे में। अब अगली हेडिंग बेटा, दाब, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रेशर। बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझाएं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। थोड़ा सा हम जानकारी आपको दें, आप देखना बेटा, हम अपनी एक उंगली सामने की है, ठीक,
आप देखना बेटा, और हमने इस प्रकार से अपनी मुट्ठी अपनी बांधी, ठीक, और हमने उंगली पे 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक। तो जानते हो दाब बराबर क्या होगा, बल कितना लगाया 10 न्यूटन और क्षेत्रफल के नाम पे उंगली का क्षेत्रफल, दाब लगा। और वहीं पे पूरी हथेली सामने कर लें और उसका आपका वही 10 न्यूटन का बल लगाएं, तो यहाँ पे दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल की जगह पे 10 न्यूटन और क्षेत्रफल के नाम पे क्या, पूरी पूरी हथेली का क्षेत्रफल, ठीक। तो जब उंगली सामने थी उस समय क्षेत्रफल क्या था, कम था, ठीक। तो आप जानते हो उस समय दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। जब पूरी हथेली हमने फैलाई और वही 10 न्यूटन हमने लगाया, ठीक, तो आप यहाँ पे देखना एरिया बढ़ गया, अगर एरिया बढ़ गया तो दाब क्या हुआ, घट गया, ठीक। आप कुल मिला के आप इतना समझना, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। और अभी इसकी डेफिनेशन हम आपसे खुद ही कहलवाएंगे, आप समझना बेटा, ठीक। आप जानते हो, आपसे डिस्कशन करें, आप जानते हो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यही तो होता है। आप देखना बेटा, यदि क्षेत्रफल बराबर 1 तब, ठीक, दाब बराबर क्या होगा, बल। जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक। जो दिख रहा है हम इसी को शब्दों में बोल दें, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल सदैव परिमाण में दाब को व्यक्त करता है। बोलो समझ पाए कि नहीं, अब इससे आसान परिभाषा क्या बनेगी, ठीक। पहले आप समझो उसके बाद लिखो। देखो हमारी जो भी क्लास चलती है हम अक्सर बच्चों से कहते हैं बेटा कोई डेफिनेशन आप रटो नहीं, हमने कभी बच्चों को डेफिनेशन नहीं रटवाया, केवल डेफिनेशन समझाया और समझाने के बाद बच्चों से कहा बेटा आप बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी, बच्चे अपनी भाषा में उसकी परिभाषा बोलते हैं और जिंदगी भर उनको याद रहती है, ठीक। आप खाली सुनना बेटा, इसको हम हटाते हैं, आप यहाँ पे आओ, दाब। तो अभी आपने देखा बेटा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद, प्रणोद क्या, बल ही तो है, वही तो भी हमने आपको समझाया था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमेशा दाब के समतुल्य होता है। आप देखना बेटा, ठीक है। और आप जानते हो बल को चाहे प्रणोद को तल के अब लंबवत लगना है। आप आगे देखना, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद मतलब वही है थ्रस्ट बढ़े को दाब कहते हैं, ठीक। आप जानते हो दाब बराबर क्या, बल बटा क्षेत्रफल, या इसी को चाहो तो प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद भी एक प्रकार का बल है, किससे लिखा है, एफ से, और बटा क्षेत्रफल कितना, ए या अपान ए, ठीक। इसका मात्रक क्या होगा, आप जानते हो वर्तमान में एसआई पद्धति चल रही है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली चल रही है, जिसमें मात्रक क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर केल्विन कैंडेला मोल। और आप जानते हो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एसआई पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हो दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और जिसको वैज्ञानिक थे पास्कल, उन्हीं के सम्मान में उन्होंने दाब के बारे में बहुत जानकारी दी थी, उस जानकारी का हम लोग आज भी उसका उपयोग करते हैं। पास्कल का अपना उन्होंने अपना नियम दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या पड़ गया, पास्कल, ठीक। तो आप देखो इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद चलो, अब रही बात की दाब वेक्टर है कि स्केलर, तो एक जानकारी आपको दें बेटा, आप जानते हो ये वेक्टर है एफ, और ए भी वेक्टर है। आप पूछोगे ये कैसे वेक्टर, हमारे 9-10 में तो ए को वेक्टर नहीं स्केलर पढ़ाया जाता है। आपको समझाकर पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है। क्लास 12th में जब आप जाओगे फिर इसकी बुक आप देखोगे, सेकंड चैप्टर आप खोलोगे, सेकंड चैप्टर का नाम है गॉस का प्रमेय, और उस चैप्टर का जो पहली हेडिंग आपके बुक में मिलेगी उसका नाम ही है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। किसी भी तल या पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मानते हैं और उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ की अवलंबित होती है और बाहर की ओर होती है, ठीक। तो आप जानते हो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ऊपर नीचे वेक्टर कट गए, आप यूं कह सकते हो ये अदिश राशि है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, दाब में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते दाब अच्छा दबाया, अच्छा इधर ही दबाया था, अच्छा दाब सदिश राशि होगी, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, दाब सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है, ठीक। हम चाहेंगे बेटा हर चैप्टर में पढ़ाते समय हम आपसे कहते थे कि अपना नोट्स आप खुद बनाओगे, देखो वीडियो की तरह पिक्चर की तरह खाली देख लेने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। अब जब तक अपनी कॉपी में आप जब तक आपने तमामों वीडियो देखी होगी, तमामों अपने वहां पे पिक्चर्स देखे होंगे, सब आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। 3 घंटा आपने देखा, एंटरटेन किया, बहुत ज्यादा 2-4-6 घंटे और याद रहेगा, बाद में भूल जाता है। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं, अगर हमारा लेक्चर अगर आप देखोगे, आप काम करोगे बेटा, जिंदगी भर याद रहेगा, और याद रहना भी चाहिए, इसलिए कि आपके भविष्य का ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये जड़ है। 9 क्लास की सारी पढ़ाई अगर आपको एकदम कंफर्म रहेगी, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 10th का सब कुछ अगर क्लियर है तो 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th का सब कुछ क्लियर है तो 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 12th का सब कुछ क्लियर है तो अलग से आपको किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th का बोर्ड का एग्जाम देते ही अगर ऊपर वाला ने चाहा, आपने मन लगा के मेहनत किया, हमारे हिसाब से पढ़ाई करते रहे, ठीक, तो निश्चित रूप से आपका बिना किसी कोचिंग के आपका डायरेक्ट आपका सिलेक्शन इंजीनियरिंग मेडिकल में हो जाएगा, बढ़िया कॉलेज आप पा जाओगे।
बहरहाल हम बच्चों से कहते हैं बेटा, देखो जब भी हम अपना पेज चेंज करते हैं तो सामने से हम हट जाते हैं और बच्चों से कहते हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी में, पढ़ाई करो स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगला पढ़ो स्क्रीनशॉट लो, अगला पढ़ो स्क्रीनशॉट लो, ठीक। और बाद में सारे स्क्रीनशॉट को अपनी कॉपी में उसको लाओ। आपकी 2 बार पढ़ाई होगी, एक बार तो अभी डायरेक्ट आप पढ़ रहे हो, और जब पूरा पढ़ के खत्म करोगे 2-4 घंटा अपना इंटरटेनमेंट करने के बाद जब अपना कॉपी लेके बैठोगे, स्क्रीनशॉट सामने रहेगी, कॉपी में नोट बनाओगे, वो भी पढ़ाई है। और उस समय भी आपका जब लिख रहे होगे अपनी कॉपी में, तो बहुत सारी बातें जो मैंने मौखिक बोली है, जो बोर्ड पर नहीं भी लिखी है, वो भी आपके दिमाग से आपका गुजरती जाएगी बेटा, हमेशा याद रहेगा, ठीक। तो हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, आगे चलते हैं बेटा, ठीक। चलो आते ही ये क्वेश्चन हमको मिल गया, और मिलना भी चाहिए क्वेश्चन, बताएं क्यों। अभी तुरंत आपने फार्मूला पढ़ा, दाब बराबर क्या बल बटे क्षेत्रफल, बराबर क्या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, बराबर क्या यब बटाए, तो इसी पे एक न्यूमेरिकल आपको मिल गया। चलो आप देखना क्वेश्चन क्या है बेटा। एक महिला ने नुकीले सिरों वाली सैंडल पहन रखी है। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं खासतौर पे थोड़ा ऊंचा दिखने के चक्कर में, हम नहीं जान पाते क्यों ऊंचा दिखने की तमन्ना होती है, ठीक है। बहरहाल ऊंचा दिखने के चक्कर में ऊंची हील वाली सैंडल पहनती हैं। उनके सैंडल में या चप्पल में, जो भी कह लो, ठीक है, जो एड़ी का पोर्शन होता है वो ज्यादा ऊंचा उठा होता है। उनका पैर जमीन पे ऐसे नहीं पड़ता, ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक। खाली सुनना बेटा, दोनों पैर में सैंडल है तो दोनों पैर में ऐसे ऊंचा उठा होगा, ठीक। तो उसी पे एक क्वेश्चन बन गया, आप खाली सुनना बेटा। एक महिला ने नुकीले सिरे वाली सैंडल पहन रखी है। यदि महिला का भार 60 किलोग्राम है, एक बात समझना बेटा, महिला का भार 60 किलोग्राम दिया हुआ, लेकिन आप जानते हो भार एक प्रकार का बल है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आपको फिर समझा, हमारा उद्देश्य खाली न्यूमेरिकल लगवाना नहीं है, न्यूमेरिकल की आड़ में बहुत कुछ जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। आपको समझा बेटा, यहाँ पे लिखा है, आप देखो, यदि महिला का भार 60 किलोग्राम है, हम यहीं पे रुक गए। भार एक प्रकार का बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक किलोग्राम कैसे होने लगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ, 60 किलोग्राम महिला का भार नहीं बल्कि महिला का द्रव्यमान है। अगर भार निकालना होगा तो जी से आपको गुणा करना पड़ेगा, स्मॉल जी, ठीक। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण, आप देखना बेटा, ठीक। बहरहाल आप आगे चलो, और सैंडल के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो एड़ी के पास नुकीला सिरा नीचे निकला ना, जमीन पे रखा है, तो किसी एक सैंडल के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। धरातल पर कार्यरत दाब की गणना करो। दाब निकालना है, दाब बराबर क्या बल बटा क्षेत्रफल, और आप जानते हो बल बराबर क्या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल बराबर प्रतिक्रियात्मक बल बटा क्षेत्रफल। आप सुनते रहो बेटा, ठीक। आप आगे चलो, तो जब महिला एक पैर पर खड़ी हो तब कितना दाब कार्य करेगा, और जब महिला दोनों पैर पे खड़ी हो तब कितना दाब कार्य करेगा। और देखो बगल में जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान अगर ना दिया होता तो अपने मर्जी से आप रखते, तब आप रखते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने मर्जी से रखना हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में दिया तो जो दिया वही रखोगे आप, ठीक। अब आप आगे चलो बेटा, तो आप जानते हो जब महिला एक पैर पे खड़ी होगी तो उसके शरीर का पूरा भार केवल एक पैर के सैंडल के नुकीले सिरे पर होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, जब महिला एक पैर पर खड़ी हो, दाब बराबर क्या बल बटे क्षेत्रफल, तो आप जानते हो बल की जगह पे क्या भार, बल डब्ल्यू जो भी कह लो आपका, बराबर कितना mg, ठीक। जी से गुणा करोगे तब तो आपका बल में कन्वर्ट होगा, भार में कन्वर्ट होगा, ठीक। आप आगे चलो बेटा इसमें, और बटे क्षेत्रफल यहाँ पे क्या a, तो mg ये पाने हो गया। अब आप आगे चलो बेटा इसमें, अच्छा लेकिन क्षेत्रफल दोनों पैर का नहीं, एक पैर का, क्यों, क्योंकि महिला एक पैर पे खड़ी है, एक टांग अपना ऊपर उठाए हैं, बढ़ा आगे। तो आप यहाँ पे देखना बेटा, तो दाब बराबर m, तो m की जगह पे कितना 60 किलोग्राम, यही तो महिला का द्रव्यमान है। जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो जी का मान दिया है। और बटे एरिया, तो जरा एरिया पे आ जाओ बेटा, क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जरा देखना बेटा, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। आप अच्छी तरीके से जानते हो सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर बराबर क्या 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या इसी को चाहो तो 10⁻² मीटर कह सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप यहाँ पे देखना बेटा, एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। आप हमसे पूछ सकते हो कि आपने क्यों चेंज किया, सेंटीमीटर में क्यों नहीं रहने दिया। तो आप जानते हो बेटा, इसके पहले के लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, हमने तमामों न्यूमेरिकल भी हर लेक्चर में लगवाए हैं बेटा। हम जानते हो न्यूमेरिकल लगवाते समय आपसे बोलते हैं कि जब भी कोई मान रखा जाएगा न्यूमेरिकल में तो सारी वैल्यू किसी एक ही पद्धति में रखी जाएगी, ठीक।
ऊपर आप किलोग्राम रख रहे हो, एमकेएस पद्धति, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख रहे हो, यहाँ पे क्या एमकेएस पद्धति, तो नीचे एरिया भी एमकेएस पद्धति में ही होगा, मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में लिखोगे मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, मतलब सेंटीमीटर, आप जानते हो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब इसी को आप हल करोगे बेटा। ठीक, तो जब हल करोगे तो आप यहाँ पे देखना 60 तो ऐसे ही हो गया, 10 यहाँ आ गया, 10 की घात -4 नीचे तो ऊपर आ गया। ठीक, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहोगे और बटे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसी को सॉल्व करो तो आप जानते हो 10 की घात 4 यहाँ पे, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो दाब बराबर 6 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब हमने इसके पहले समझाया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप जानते हो दाब बराबर कितना 6 गुणे 10 की घात 6 पास्कल होगा, और ये तब होगा जब महिला केवल एक पैर पे खड़ी होगी, मतलब एक पैर नीचे एक पैर थोड़ा ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे आओ बेटा, और महिला अगर दोनों पैर पे खड़ी हो तब क्या होगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन अब क्षेत्रफल के नाम पे क्या दोनों पैरों का क्षेत्रफल नहीं, पैरों में जो सैंडल पहन रखा है, सैंडल की जो एड़ी की तरफ जो नुकीला पोर्शन है उसका क्षेत्रफल दोनों पैरों का। तो आप जानते हो एक पैर का सैंडल का जो निकीला पोर्शन उसके क्षेत्रफल को दुगना कर दो, चाहे उसको 2 बार जोड़ दो, तो आप देखो F बराबर mg बटा क्षेत्रफल क्या दोनों पैरों के सैंडल का, तो यहाँ पे mg बटा a प्लस ए बाएं पैर का सैंडल का निचले नुकीले सिरे का क्षेत्रफल, और प्लस दूसरा वाला ए आपका दाएं पैर के सैंडल के निचले नुकीले सिरे का क्षेत्रफल, तो बराबर mg अपान 2a हो गया। ठीक, तो आप जानते हो हल करना तो फॉर्मेलिटी है, आएगा वही जो यहाँ का आया था उसका आधा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखो यहाँ पे mg अपान a है और mg यहाँ पे क्या mg अपान 2a है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कितना 6 गुणे 10 की घात 6 पास्कल आया, तो यहाँ पे आंसर कितना 3 गुणे 10 की घात 6 पास्कल आएगा। ठीक, और बाकी तो वैल्यू रख के हल किया गया, m की जगह पे 60 किलोग्राम, g की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बटे यहाँ पे 2 हो गया, a की जगह पे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 60 बटे 2 इकट्ठा कर दिया, 10 यहाँ पे ले आए, -4 ऊपर चला गया, 10 की घात +4 हो गया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर की न्यूटन हो गया, बटे मीटर स्क्वायर हो गया, इससे कटा 30 हो गया, गुणे 10 हो गया, 10 की घात 4 हो गया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को आप पास्कल कहते हो, 10 की घात 4 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 10 की घात 6 हो गया, दाब बराबर कितना 3 गुणे 10 की घात 6 पास्कल। ठीक, बच्चा अगर आपसे पूछे एक पैर पे खड़ी है तो दाब इतना, दूसरे पैर पे खड़ी है दाब इतना, बताओ दाब की दिशा क्या होगी। अब कुछ बच्चे जो मन लगा के नहीं पढ़ रहे होंगे बताना शुरू कर देंगे, अच्छा पैर से खड़ी है दबा रही है नीचे होगी, खट से आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसलिए गलत होगा। ठीक, दाब अदिश राशि है, उसकी दिशा होगी नहीं बेटा। ठीक, आप आगे चलो। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम चाहेंगे अपनी कॉपी में इसको लिखना जरूर बेटा, और लिख के अपनी कॉपी में नोट जरूर तैयार करना। एक काम करना, क्वेश्चन लिखना, फिर सोल्यूशन मत देखना, आप खुद अपनी कॉपी में पार्टीशन करके और हल करना, और जब आंसर निकल आएगा तो आंसर इससे टैली कराना। ठीक, हम चाहेंगे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आगे बढ़ो बेटा। दाब का दैनिक जीवन में उपयोग के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स पकड़ रहे हैं दैनिक जीवन में दाब के उपयोग के। ठीक, आपको समझाए बेटा। बैग या सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, सफर आप सभी ने किया है, कभी कभी कई दिनों के लिए जाना होता है तो काफी भारी लगेज लेके चलते हो, भारी ब्रीफकेस लेके चलते हो, सूटकेस लेके चलते हो, उसका हैंडल जो पकड़ के आप उठाते हो, हैंडल वहां पे क्या मोटा चौड़ा बनाया जाता है। कभी आपने सोचा मोटा चौड़ा क्यों बनाया, एक पतला तार मजबूत क्यों नहीं जोड़ दिया। आप जानते हो पतला तार मजबूत जोड़ देगा, अगर आप उठाओगे आपका हाथ कटने लगेगा। कट नहीं जाएगा, बहुत मेहनत पड़ेगी, लगेगा हाथ अभी कट जाएगा, क्यों जानते हो, अगर पतला तार जोड़ देगा तो एरिया बहुत कम होगी। और आप जानते हो F बराबर क्या होता है, ये सॉरी आप जानते हो बेटा इसमें दाब P बराबर क्या होता है, F अपान A। ठीक, तो अगर पतला तार जोड़ देगा, ठीक है, तो आप जानते हैं एरिया बहुत कम होगी, और जब एरिया बहुत कम होगी, जब उठाओगे तो आपके हाथ पे वहां पे दाब बहुत ज्यादा कार्य करेगा, इतना ज्यादा दाब कार्य करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक सकता है, ज्यादा देर उठाओगे हाथ कटने को हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो हैंडल उसका होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा इसीलिए बनाया जाता है कि ए का मान ज्यादा रखोगे तो पी का मान कम होगा, और जब पी का मान कम होगा तो हाथ उठाने में कटेगा नहीं, दुखेगा नहीं, बल्कि मजा आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो बेटा, भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है। जिस मकान में आप रह रहे हो वो मकान अगर आपके सामने बना होगा, आपके सामने नींव खुदी होगी, तो आप जानते होगे तो जमीन के अंदर का जो पोर्शन होता है वो काफी चौड़ा बनाया जाता है, ऊपर की दीवार पतली बनाई जाती है।
ठीक, तो नीचे का पोर्शन इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है कि पूरे बिल्डिंग का भार उसी नींव पे कार्य करेगा। तो नींव अगर चौड़ी होगी, यानी ए का मान ज्यादा होगा, तो जमीन पे, नींव के नीचे की जमीन पे दाब क्या होगा, कम होगा, वो बिल्डिंग धंसेगी नहीं। ठीक, इसलिए ऐसा किया जाता है। आप आगे चलो बेटा, इसमें देखना, रेल की पटरियां सीमेंट या लोहे या लकड़ी के तख्तों पर बिछाई जाती हैं। आपने देखा होगा बेटा, रेल की पटरी जैसे मान लो यहाँ पे देखना, तो रास्ते में आपका यहाँ पे क्या होता है, रेल की पटरी की बात कर रहे हैं बेटा, आप सुनो, ठीक है। आप जानते हो, पटरी सभी ने सफर किया है, रेल की पटरी आप सभी ने देखी है बेटा। आप जानते हो साखू की लकड़ी के बोटे बिछे रहते हैं, बेड़े बेड़े, और उसी पे लोहे का रेल की पटरी बिछाई जाती है, ऐसे ऐसे, इसी पे ट्रेन गुजरता है। ठीक, तो इसीलिए बिछाए जाते हैं। ट्रेन काफी हैवी होता है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठते हैं वो उससे ज्यादा मिला के उसको हैवी कर देते हैं। अक्सर आपका ट्रेनें ओवरलोडेड भी चलती हैं। ठीक है, नहीं होना चाहिए, इतनी सुविधा होनी चाहिए कि कम से कम आदमी कहीं सफर कर सके। बहरहाल आप देखना बेटा, जानते हो, तो ऐसी कंडीशन में नीचे आपका इस प्रकार से आपका जो आपका लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते हैं, इसीलिए बिछाए जाते हैं कि पूरी पूरी ट्रेन, अंदर के सारे पैसेंजर का भार किधर कार्य करेगा, नीचे। और जब भार नीचे कार्य करेगा, यानी कि यफ नीचे कार्य करेगा, तो आप जानते हो नीचे जहां पे कार्य करेगा, जमीन के संपर्क में आने के पहले वो आपका जानते हो एरिया बढ़ाई जाती है कि वो लोड किस पे, साखू के जो आपके स्लीपर्स हैं उस पे पड़े, एरिया ज्यादा उसकी रखी जाती है। और जब एरिया ज्यादा होगी, दाब क्या होगा, कम होगा, दाब कम होगा, पटरी वहां पे धंसेगी नहीं जमीन में जल्दी। ठीक, हम आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद सुई, आलपिन आदि आगे से तीखी व नुकीली बनाई जाती है। आपके घर में मम्मी लोग सुई धागा रखे होंगी, सुई आपने लिया होगा, कपड़े सिलाई करते हुए देखा होगा। जो सुई का पोर्शन आगे का कपड़े में चुभोया जाता है, आपने देखा होगा, बहुत नुकीला रखा जाता है। क्यों नुकीला रखा जाता है? जब नुकीला रखोगे तो ए का मान क्या होगा, कम होगा, और ए का मान कम होगा तो तनिक सा बल लगाओगे, दाब का मान बढ़ जाएगा, आसानी से वो सुई कपड़े में चुभ जाएगी। और यही कारण है, चुभेगी तभी तो धागा आर पार निकलेगा। या पेपर में जो पिन लगाई जाती है, आलपिन कहते हो, इस सब का जो नुकीला पोर्शन जो कपड़े या पेपर में जो धसाया जाता है, वो पोर्शन हमेशा नुकीला रखा जाता है। नुकीला इसीलिए रखा जाता है, नुकीला रखा जाएगा, ए का मान क्या होगा, कम होगा। और जब ए का मान कम होगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे क्या होगा, ए का मान कम होगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे क्या होगा, पी का मान ज्यादा होगा, तनिक सा बल लगाओगे, आसानी से कागज में, कपड़े में क्या होगी, आलपिन या पेपर पिन धंस जाएगी, घुस जाएगी वहां पे। आप उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक, आप आगे चलो बेटा। इसमें कटिंग मशीन आगे से नुकीली व धारदार बनाई जाती है। ठीक, जो भी मशीन कटिंग का काम करती है, हम कैंची की बात करें, चलो आपके घर में कैंची होगी, कपड़ा काटते हो, या फिर आप जानते हो ये कागज काटते हो, दफ्ती काटते हो। ठीक है, कागज या दफ्ती जहां पे फंसाते हो, वहां का पोर्शन वहां पे धारदार रखा जाता है, नुकीला रखा जाता है, धार युक्त रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि वहां का जो पोर्शन आपका कागज या कागज या फिर आपका दफ्ती या फिर कपड़े के संपर्क में आवे कैंची का, ठीक है, वहां की एरिया क्या कम से कम हो, एरिया कम से कम होगी, तनिक सा बल लगाओगे, दाब का मान बहुत ज्यादा होगा, आसानी से कपड़ा क्या होगा, कट जाएगा, आसानी से कागज कट जाएगा, आसानी से गत्ता कट जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो बेटा, इसमें आप देखना, खड़े रहने के बजाय चलने के दौरान धरातल पर अधिक दाब लगता है। अब पूछोगे ये मतलब क्या, पहले क्वेश्चन आपको समझाएं बेटा। ठीक, आप देखना, हम साइड में आ गए, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर खड़े हैं तो जमीन पे ज्यादा दाब लगा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम चलना शुरू कर दें, ऐसे चलना शुरू कर दें, ठीक, हम जरा अपनी बात फिर से दोहराएं बेटा, इसमें आप खाली सुनो। पहले देखो क्या है, खड़े रहने की अपेक्षा चलने के दौरान धरातल पर अधिक दाब लगाया जाता है। अपनी बात फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं बेटा ऐसे, ठीक, तो अगर खड़े हैं तो जमीन पे कम दाब लग रहा है, लेकिन अगर हम चलना शुरू कर दें ऐसे, ठीक है, चलना शुरू कर दें तो जमीन पे ज्यादा दाब लगा रहे हैं। आप पूछोगे ये कौन सी बात हुई, आप ही हो, उसी जमीन पे खड़े हो, आप खड़े हो तो आप कह रहे हो कम दाब लगा रहे हैं, चल रहे हो तो करो ज्यादा दाब लगा रहे हैं। हाँ लगा रहे हैं, बताएं कैसे, ज्यादा दूर मत जाओ। अभी आपने एक न्यूमेरिकल लगाया था, ठीक, एक महिला जब दोनों पैर पे खड़ी है तब दाब कितना लग रहा है, 3 × 10⁶। ठीक, और जब एक पैर पे खड़ी है तब कितना लग रहा है, 6 × 10⁶। एक पैर पे खड़ी है ज्यादा दाब लग रहा है, और दोनों पैर पे खड़ी है तो क्या कम दाब लग रहा है। ठीक, आप पूछोगे कैसे, अच्छा फिर आप पूछोगे कि इस सवाल का आपका जो जो आप बता रहे थे वहां से क्या संपर्क है, आपको समझाएं। अगर हम इस प्रकार खड़े हैं तो हमारा दोनों पैर जमीन के संपर्क में है, हमारा पूरा वजन, पूरा भार W = mg दोनों पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आप दाब निकालोगे तो दाब बराबर क्या होगा, हमारा भार और बटे दोनों पैरों का क्षेत्रफल। ठीक, यानी पहले पैर का क्षेत्रफल प्लस दूसरे पैर का क्षेत्रफल, तो उस समय दाब का मान जो भी आएगा कुछ कम आएगा। और उसी प्रकार जब चलना शुरू करेंगे तो चलते कैसे हो, एक टांग आगे बढ़ाए,
ठीक। अब पूरे शरीर का वजन कहाँ, एक टांग पे, फिर दूसरी टांग उठा के आगे किए, और जब आगे किए इसको रखे तो पूरे शरीर का वजन क्या, एक टांग पे, फिर आप आगे चले बेटा, पूरे शरीर का वजन एक टांग पे, फिर आप इधर चले, पूरे शरीर का वजन एक टांग पे। मतलब कहने का तात्पर्य, चलने के दौरान पूरे शरीर का वजन केवल एक टांग पे होता है। इसलिए आप पूछोगे एक टांग से कहाँ चलते हैं, आपको समझाएं। आप देखना, ये दोनों टांग है आपकी, ठीक। आप देखो, जैसे इसको रखे तो ये उठा है ना, अब इसको उठा के आगे लाओगे, तो जब आगे लाए बेटा, आगे लाए, ठीक है, तो इसको रखा, तो इसको रखा, अब इसको उठाया, फिर आगे रखा इसको, इसको उठाया, फिर आगे रखा इसको, इसको उठाया। मतलब आप जानते हो, जैसे यहाँ चलना शुरू किए, देखना यहाँ पे एक टांग आपका यहाँ पे है, ठीक, एक टांग उठी हुई है, फिर यहाँ पे दूसरी टांग, फिर ये टांग उठ गई, फिर यहाँ पे आए ये टांग, फिर ये उठ गई, आप देखना, फिर ये इस प्रकार से ये उठ गई, इस प्रकार से ये, ऐसे ऐसे तो चलते हो आप यहाँ पे। तो चलने के दौरान आपका, चूंकि एक पैर रख के दूसरे पैर को आगे बढ़ाते हो, तो जमीन के संपर्क में एक ही टांग तो रहता है, दूसरा टांग उठा रहता है, दूसरा टांग आगे गया तो पहला टांग उठ गया आपका, इस प्रकार से चलते हो। तो आप जानते हो, इसीलिए अगर आप खड़े रहोगे तो पूरे शरीर का वजन दोनों टांगों के माध्यम से जमीन पे कार्य करेगा, दाब का मान क्या होगा, कम होगा। और जब आप चलते हो तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादा दाब कार्य करता है, ठीक। हम आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आप देखना, लेटने की अपेक्षा खड़े होने पर गद्दा अधिक दबता है। आपने देखा होगा बेटा, घर में, बेडरूम में, बेड के ऊपर मोटा वाला गद्दा, ठीक है, फॉर्म वाला, डनलप एक कंपनी का नाम है, डनलप के गद्दे, जो भी कह लो आप, यहाँ पे किसी कंपनी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर उस पर कोई लेटा है, गद्दा तभी तब भी वहां पे दबेगा, अगर कोई बैठा है गद्दा तब भी वहां पे क्या दबेगा, और अगर खड़ा हो गया गद्दा तब भी वहां पे दबेगा। अगर आपसे पूछें किस कंडीशन में गद्दा ज्यादा दबेगा, तो जानते हो बेटा, जब वो खड़ा होगा तो उसके शरीर और गद्दे के बीच का जो संपर्क क्षेत्रफल होगा वो पैर के क्षेत्रफल के केवल बराबर होगा, क्षेत्रफल बहुत कम होगा, ऐसी दशा में दाब बहुत ज्यादा होगा, गद्दा बहुत ज्यादा दबा होगा, ठीक। और जब वो गद्दे पे बैठा होगा तो आप जानते हो उसके शरीर और गद्दे के बीच का संपर्क क्षेत्रफल कुछ ज्यादा होगा, और संपर्क क्षेत्रफल कुछ ज्यादा होगा तो दाब कुछ कम होगा, गद्दा दबेगा लेकिन कुछ कम दबेगा, ठीक। लेकिन अगर वो लेटा होगा तो उसके शरीर और गद्दे के बीच का जो संपर्क क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा होगा, और जब संपर्क क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा तो ऐसी दशा में, ठीक, दाब का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आप यूं कह सकते हो, अगर लेटा है गद्दा तब भी दबेगा लेकिन बहुत कम दबेगा, बैठ गया गद्दा तब भी दबेगा लेकिन कुछ ज्यादा दबेगा, खड़ा हो गया गद्दा तब भी दबेगा लेकिन बहुत ज्यादा दबेगा। बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो देखना बेटा, बस या ट्रक या ट्रैक्टर के टायर चौड़े रखे जाते हैं। कभी आपने सोचा, आपके पास साइकिल भी है, साइकिल का टायर पतला सा, बस का टायर खूब चौड़ा, ट्रक का टायर खूब चौड़ा, ट्रैक्टर का टायर पिछला टायर अब और चौड़ा। क्या कारण इतना चौड़ा बनाने की? कभी हमने सोचा, जो साइकिल का टायर पतला सा है ऐसे टायर बस में लगा दें, ट्रक में लगा दें? लेकिन नहीं। आप जानते हो बेटा, पतला टायर लगाओगे तो एरिया कम होगी, और जब एरिया कम होगी, बस बहुत भारी होता है, एरिया अगर कम होगी तो दाब बहुत ज्यादा कार्य करेगा, दाब इतना ज्यादा कार्य करेगा वो बिल्कुल पिचका देगा, पच्चा हो जाएगा आपका पहिया और टायर पूरा, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आप जानते हो उसके सरफेस एरिया बढ़ा दी जाएगी, एक अमान बढ़ गया, जब एक अमान बढ़ जाएगा तो दाब क्या होगा, घट जाएगा, और जब दाब घट जाएगा तो जो टायर चक्का है वो पूरे बस के, पूरे ट्रक के, पूरे ट्रैक्टर के वजन को उठा सकता है, तो आगे चला सकता है। इसलिए उसके टायर हमेशा क्या किए जाते हैं, चौड़े रखे जाते हैं। जितनी हैवी गाड़ियां होती हैं उसके टायर आपका जहां तक होते हैं उतने आपका चौड़े रखे जाते हैं, ठीक। तो कोई एग्जाम्पल तो तमामों है, अभी हम चाहें तो और भी तमामों एग्जाम्पल आपको सुना सकते हैं बेटा इसमें, लेकिन हमारा उद्देश्य था खाली बस प्रेशर के बारे में कुछ आइडिया आपका लग जाए। तो आई थिंक आपका 7-8 एग्जाम्पल है, आपका बहुत है आपके लिए। हम चाहेंगे अपनी कॉपी में याददाश्त के लिए इसको उतारना जरूर, ठीक। तो हम सामने से हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में इसको लिखोगे जरूर बेटा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। हम आगे चलते हैं। अगला तरल, ठीक, इसको हम बोलते हैं फ्लड। आप पूछोगे तरल क्या होता है? देखो, जो लिखा है बाद में, पहले हमसे मिलो, खाली सुनना बेटा। तरल किसे कहते हैं, तरल पदार्थ किसे कहते हैं? अक्सर ऑफलाइन क्लास में जब किसी बच्चों से पूछो कि बेटा तरल पदार्थ किसे कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं गीला, ठीक है, जो गीला हो, जो लिक्विड हो उसको तरल पदार्थ कहते हैं। अगर आप भी यही सोचते हो तो अपनी धारणा बदल दो, ऐसा नहीं है बेटा। आप जानते हो गैस भी तरल पदार्थ है। देखो, तरल पदार्थ की डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित ना हो, जिनके अणु चलते फिरते हो, उनको हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ में जानते हो द्रव भी आता है और तरल पदार्थ में गैस भी आता है, ठीक। ये बात अलग है कि द्रव गैस में भी अंतर होता है, लेकिन आप जानते हो बेटा, तरल पदार्थ का एग्जाम्पल द्रव भी है और तरल पदार्थ का एग्जाम्पल कौन, गैस भी है, ठीक।
अब अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई बेटा। देखो ठोस द्रव गैस, यही आपका इसमें यही अंतर होता है। हमारे हाथ में पेन है, ये ठोस है। जिन जिन अणुओं से मिलकर बना है उन अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित हैं। कंपनी ने जिस दिन इसको बनाया हमारे पास तक आया, जो अणु अंदर जहां सेट है वहीं पे सेट है, उसने अपनी जगह नहीं बदली है। और जब तक ये सुरक्षित रहेगा तब तक जो अणु जहां पे वहीं पे रहेगा, उसकी जगह नहीं बदल रही है। लेकिन एक गिलास के अंदर अगर पानी है, अगर रखा ही है, तो पल पल प्रत्येक अणु उसकी अपनी स्थितियां क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। किसी बर्तन में गैस भरी है तो गैस के प्रत्येक अणु पल पल अपनी स्थितियां क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित होती हैं, ठीक है, अपना स्थान नहीं बदलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठोस। और ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं, अपना स्थान पल पल बदलती रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तरल। और तरल में द्रव भी आता है, तरल में गैस भी आता है। ठीक, बस अंतर क्या होता है, तरल पदार्थ जो में आपका द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन भी सुनिश्चित होता है। ठीक, आयतन नहीं बदलेगा, चाहे जिस बर्तन में रखो आयतन नहीं बदलेगा, आकार बदलता रहेगा। और गैस की खासियत क्या होती है, वो आकार भी बदलेगा जिस बर्तन में रखोगे, और अपना आयतन भी बदल लेगा। ठीक, दूध वाला आपके यहाँ दूध लेके आता है, मान लो 2 लीटर आप दूध खरीदते हो। ठीक, आप भगोना लेके पहुंचे, 2 लीटर दूध उसने पलट दिया, तो अब जानते हो दूध का आयतन कितना, 2 लीटर, और आकार क्या, भगोने के आकार का। एक दिन थाली लेके पहुंच गए कि भैया आज कोई बर्तन नहीं खाली, इसी थाली में पलट दो, उसने 2 लीटर दूध थाली में पलट दिया, तो दूध का आयतन कितना, 2 लीटर, और उसका आकार क्या, थाली के आकार का हो गया। मान लो अगले दिन कोई बर्तन नहीं मिला, जैसे कमरे की सफाई करते हो, पाइप नल में लगा के वही लेके पहुंच गए, एक तरफ वहां पे ढक्कन उक्कन लगा के, लो आज कोई बर्तन नहीं खाली है, किचन में ताला बंद है, मम्मी कहीं गई है, तुम इसी पाइप में भर दो। ठीक, उसने 2 लीटर दूध उठा के पाइप में भर दिया। ठीक, अब आप जानते हो दूध का आयतन कितना, 2 लीटर। ठीक, लेकिन आप जानते हो उसका आकार क्या, पाइप के आकार का हो गया। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, तो आप जानते हो द्रव की बात कर रहे थे बेटा, आप जानते हो द्रव ने अपना आकार बदला लेकिन आयतन नहीं बदला, 2 लीटर का 2 लीटर ही रहा। लेकिन हम गैस की बात करें, कमरे में परफ्यूम की एक शीशी किनारे रखी है, ठीक है, आप जानते हो उसका आयतन उस शीशी के आयतन के बराबर है। कमरा हर तरफ से बंद कर दो, रोशनदान भी बंद कर दो, एयर टाइट कर दो, शीशी का ढक्कन खोल दो, सारी गैस उड़ गई, लेकिन उड़ के बाहर नहीं जा पाई, कमरे को अपने टाइट कर रखा है, पूरी गैस कमरे के अंदर भर गई। अब उसी गैस का आयतन कमरे के आयतन के बराबर हो गया। ठीक, तो आपने देखा बेटा, द्रव गैस की बात करें यहाँ पे, द्रव आप जानते हो द्रव भी तरल पदार्थ है, गैस भी तरल पदार्थ है, और द्रव गैस में अंतर सिर्फ इस बात का है कि आप जानते हो द्रव का आयतन भी आयतन सुनिश्चित होता है, आकार सुनिश्चित नहीं होता है, और गैसों का आयतन भी सुनिश्चित नहीं होता है, और आकार भी सुनिश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं बेटा इसमें, आप देखना सबसे पहले तरल, फ्लड कहते हैं किसको है, आप देखना बेटा, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं, अर्थात जिनके अणु सदैव चलते फिरते रहते हैं, उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक, द्रव तथा गैस दोनों ही तरल पदार्थ के उदाहरण हैं, यही तुम समझा रहे थे आपको। ठीक, हम चाहते लिखने की आवश्यकता नहीं थी, हम समझा चुके थे, जितना लिखा उससे ज्यादा हम आपको बोल गए, समझा गए, लेकिन हम चाहते हैं अपना नोट्स आप तैयार करो। ठीक, तो नोट्स में 3 लाइन लिखोगे, तो जब जिस समय लिखने बैठोगे, लिख चुके होगे, उस समय जितना 10-15 लाइन हम बोले ये भी आपके सामने से गुजर जाएगा। ठीक, आप समझना बेटा। अच्छा, फिर तरल में दाब, अभी आप दाब पढ़ रहे थे, तरल पदार्थों में भी दाब होता है, पूरा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ना है बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, आप देखना, जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण दाब लगाता है, अभी आपने देखा था न्यूमेरिकल भी लगाया महिला का सैंडल वाला, ठीक है, बढ़ा गए, तो जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण दाब लगाता है, ठीक उसी प्रकार तरल पदार्थ में भी भार होता है, तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर, आधार मतलब क्या, तल्ली, बेस, ठीक है, तथा उसके दीवारों पर, ठीक है, दाब लगाते हैं। इस दाब को ही तरल दाब कहते हैं। किसी बर्तन में रखे तरल के किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब सदैव सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है, और इसको पास्कल का नियम कहते हैं। आपको समझा है बेटा, अभी आपका छोटी क्लास है, क्लास 9th है, पास्कल का नियम शायद आपकी बुक में कहीं जिक्र भी नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे। ठीक है, पास्कल का नियम एक बार हम खाली बोल दें, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। जानते हो बेटा, जब किसी द्रव को हम परिबद्ध कर लें, परिबद्ध मतलब क्या, चारों ओर से बांध लें, ठीक है, और उसके बाद किसी एक किनारे से अगर हम दाब बढ़ाएं, तो जो भी दाब बढ़ाएंगे वह दाब संपूर्ण द्रव में एवं सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है। ये पास्कल का नियम है बेटा। ठीक है, और हम इसका लाभ भी उठाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, बहरहाल फिलहाल जितना लिखा है इतना पर्याप्त है आपके लिए। हम चाहेंगे बेटा अपनी कॉपी में आप लिखोगे जरूर। ठीक,
और लिखने के लिए आपको मैटर चाहिए, सामने है बेटा, हम सामने सेट है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपनी कॉपी में कुछ आप लिख सको। और जब लिखोगे, लिखने के दौरान जितनी बातें हमने बोली, पास्कल का नियम भी बोल दिया, ये सब भी आपके दिमाग के सामने से गुजर जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखना बेटा, उत्प्लावकता, ठीक, बायंसी, उत्प्लावकता, ये क्या चीज होती है? आप जानते हो उत्प्लावन बल, एक हम आपकी नाम लेंगे जिसको हम उत्क्षेप बल भी कहते हैं, जिसको आप ऊपरमुखी बल भी कहते हो। आपको समझाएं, जब किसी ठोस को किसी द्रव में डालते हैं, डुबोते हैं, जो भी कह लो, ठीक, तो वो द्रव क्या करता है, उस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उस बल को हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल। उस बल को हम क्या कहते हैं? ऊपरमुखी बल। और द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर, बाहर की ओर लगाए जाने वाले बल के, या बल के लगाए जाने के इस गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्प्लावकता। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। आप देखो, जब किसी भी वस्तु को या ठोस को, जो भी कह लो, किसी भी द्रव में डुबाते हैं, तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक ऊपरमुखी, ऊपर की ओर लगने वाला, ठीक है, बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, बायोंट फोर्स आपका कहते हैं। ठीक है, आप आगे चलो, कहते हैं वह द्रव के इस प्रवृत्ति को, नेचर को, टेंडेंसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। बायंसी, बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, अच्छा फिर आप आगे चलो, देखना बेटा, आप जानते हो उत्प्लावन बल के कारण ही भारी से भारी वस्तु भी द्रव में हल्की प्रतीत होती है। जैसे जैसे वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन या उत्क्षेप बल का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं आपको, ठीक, लेकिन उसके पहले डिस्कशन करें। आप ध्यान से सुनना बेटा, अक्सर आप सुनते होंगे नदियों में, नदी में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है। कहाँ पे जाता है? समुद्र में जाता है। अक्सर नदियों में दिखाई पड़ता है, पहाड़ से चला मोटा मोटा पेड़ का बोटा, लकड़ी बहते हुए चली आ रही है। अरे इतनी भारी लकड़ी है कि 10 लोग मिले तो भी शायद उसको ना टांग पावे, ना उठा पावे, और पानी में बहती हुई चली आ रही है, बहती हुई चली आ रही है। तो पानी में क्यों बहती हुई चली आ रही है? कि पानी में है, उसका भार नीचे कार्य कर रहा है, पानी उस पर क्या उत्प्लावन बल ऊपर कार्य कर रहा है। तो जो उत्प्लावन बल ऊपर कार्य करेगा, उसके वजन के प्रकार से क्या घटा देता है? इतना सामर्थ्य है कि बहती हुई चली आ रही। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, आप देखना बेटा, ठीक, तो उत्प्लावन बल के कारण ही भारी से भारी वस्तु भी, ठीक है, द्रव में हल्की प्रतीत होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे जैसे वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, उस पर लगने वाले उत्प्लावन या उत्क्षेप बल का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अच्छा आगे सुनो बेटा, इसमें उत्प्लावन बल या उसी को उत्क्षेप बल भी कह सकते हो, का मान मुख्यतः तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आपको समझाएं बेटा, घनत्व जितना ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल का मान उतना ज्यादा होगा। घनत्व जितना कम होगा, उत्प्लावन बल का मान उतना कम होगा। ठीक, द्रव जितना गाढ़ा होगा, उत्प्लावन बल का मान उतना ज्यादा होगा। द्रव जितना पतला होगा, उत्प्लावन बल का मान उतना ही कम होगा। ठीक, तो आप जानते हो उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल का मान मुख्यतः तरल के घनत्व पर निर्भर करता है तथा अनुक्रमणपाती होता है। वही मैं आपको समझा रहे थे बेटा। अच्छा फिर आप आगे चलो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, तो वह हल्की प्रतीत होती है। भाई क्यों हल्की प्रतीत होती है? हवा में है तो पूरा पूरा भार नीचे काम कर रहा है। मान लो 10 न्यूटन काम कर रहा है, बल, भार नीचे काम कर रहा है, लेकिन पानी में डुबो दोगे तो भार तो 10 न्यूटन काम कर रहा है, एक बल और ऊपर लगने लगेगा, जिसको उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहोगे। मान लो समझने के लिए 6 न्यूटन उत्प्लावन बल कार्य करने लगा, तो भार, आप जानते हो भार नीचे कितना? 10 था हवा में, पानी में लाए तब भी भार कितना? 10, उत्प्लावन बल ऊपर 4। तो आप जानते हैं दोनों का अंतर कितना? 10 - 4 बराबर 6। कहा नीचे, यानी अब नीचे की तरफ कितना? 6 ही न्यूटन कार्य करेगा। तो इसका मतलब कि पानी में लाने पर उत्प्लावन बल कार्य करने लगा, उत्प्लावन बल ने उसके भार का विरोध किया, और जिसका परिणाम क्या हुआ? नीचे की तरफ हवा में रखने पर जो 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा था, पानी में डुबोने पर खाली 6 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि पानी में डुबोने पर नीचे के लगने वाले बल के मान में क्या आ गई? कमी आ गई। वही बात कहा जा रहा है। अब देखो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है, तो वह हल्की प्रतीत होती है, अर्थात द्रव में डुबाने पर उस वस्तु के भार में कमी हो जाती है। तो आप देखो, भार नहीं घटता है, होता क्या? उत्प्लावन बल लगने लगता है, और उत्प्लावन बल क्या करता है? उसके भार के प्रभाव को कम कर देता, आप यूं कह लो। ठीक, जिसे वस्तु का आभासी भार कहते हैं। ठीक, आभासी भार कम हो गया। भाई हवा में वस्तु को हम आपसे कहें उठाओ, टांगो, तो आप कहोगे सर 10 किलो का है, और पानी में लेके गए, पानी में भी 10 किलो था, लेकिन पानी में लाते हो उत्प्लावन बल ऊपर मान लो कहां पे कार्य करने लगा, मान लो 6 न्यूटन काम करने लगा ऊपर। ठीक, तो आप जानते हो नीचे 10 ऊपर 6, अंतर निकालो, 10 - 6 बराबर क्या? 4। तब नीचे की ओर 4 ही न्यूटन तो कार्य करेगा, तो उसको टांगने के लिए ऊपर खाली 4 ही न्यूटन तो लगाना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर हवा में था तो हम 10 लगा रहे थे उठाने के लिए, भारी था, पानी में लाए तो 4 ही लगा रहे हैं। तो क्यों 4 लगा रहे हो? क्योंकि पानी में लाने पर उत्प्लावन बल ऊपर कार्य करने लगा, हवा में उत्प्लावन बल नहीं कार्य कर रहा था, उपेक्षणीय था।
ठीक। अब आप आगे चलो बेटा। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, अर्थात द्रव में डुबाने पर उस वस्तु के भार में कमी हो जाती है, जिसे उस वस्तु का आभासी भार कहते हैं। एक चीज। अच्छा आगे चलो बेटा। गहराई के साथ द्रव द्वारा आरोपित दाब का मान बढ़ता जाता है। जानते हो बेटा, जितने गहराई में जाओगे दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ऊपर, किस कौन सा दाब, तरल दाब, द्रव का दाब। आपको समझा, एक फार्मूला है बेटा। क्योंकि आपका क्लास 9th है, बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो हम भी थोड़ा संकोच कर करके बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा हो कि आपके ऊपर से निकलने लगे। एक फार्मूला आगे आपको मिलेगा, P बराबर HDG, जहां पे P क्या चीज है, स्थैतिक दाब, स्टेटिकल प्रेशर, बराबर H क्या, ऊंचाई गहराई, D क्या घनत्व, और G क्या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक। तो आप जानते हो बेटा, अभी हमने बीच में लिखाया था, जितना देखो ना घनत्व पर निर्भर करता है, अंकमानुपाती होता है। फार्मूला देखो, डी घनत्व है, डी का मान ज्यादा होगा तो पी का मान ज्यादा होगा, डी का मान कम होगा, पी का मान कम होगा। ठीक। एक तो ये हो गया। अब लास्ट वाली लाइन पे आओ। जितना ही ज्यादा गहराई में जाओगे एच का मान उतना ही ज्यादा होगा, और एच का मान जितना ज्यादा होगा स्थैतिक दाब पी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक। जितना ही ज्यादा गहराई में जाओगे उतना ज्यादा वहां पे दाब कार्य करेगा, और जितना कम गहराई में रहोगे द्रव के भीतर उतना कम दाब कार्य करेगा। ठीक। आप आगे चलो, इसको हटाओ बेटा। ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा, इसमें हम चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट जरूर तैयार करना, अपनी राइटिंग में तैयार करना, और कोशिश करना हमसे भी अच्छी राइटिंग बनाना। ठीक। हमको अच्छा लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आगे चलो, आगे देखना बेटा। उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उत्प्लावन बल को प्रभावित करते हैं, मतलब बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक। आप देखना बेटा, उत्प्लावन बल का मान मुख्यतः निम्न कारकों, कारकों मतलब क्या, फैक्टर्स, ठीक है, पर निर्भर करता है। आप देखना, पहला कारक देखना बेटा, तरल का घनत्व। जानते हो, जिस तरल में ठोस को डुबो रहे हो उस तरल का घनत्व जितना ही ज्यादा होगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। उस तरल का घनत्व जितना ही कम होगा उत्प्लावन बल का घनत्व और उत्प्लावन बल का मान भी उतना ही कम होगा। आप देखो, तरल का घनत्व, उच्च घनत्व वाला तरल निम्न घनत्व वाले तरल की अपेक्षा अधिक उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल लगाता है। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मतलब के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। साधारण जल, आप जानते हो साधारण जल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और समुद्री जल, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो आप जानते हो समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। तो साधारण जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। ठीक। आप पूछोगे क्यों आसान होता है, समुद्र जल का घनत्व जानते हो बेटा, समुद्र जल का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक। तो साधारण जल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो साधारण जल में अगर तैरोगे, कहीं अगर चूक हुई, तैरना आप नहीं जानते हो, तो पानी के अंदर क्या डूब भी सकते हो। ठीक। और वहीं पे आपका समुद्री जल में जाओगे, समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर वहां पे तैरोगे तो अगर चूक गए तो वहां डूबोगे नहीं, आपका यहाँ पे नीचे जाओगे, ऊपर फिर आप आ जाओगे। ये बात दूसरी कि समुद्र बहुत विशाल है, कहीं लहर आई तो बहा के कहीं बीच में ले गई, वो अलग कहानी है आपका। लेकिन नीचे एकदम से ऐसा नहीं कि नीचे डूबो के कुछ देर नीचे रखेगी, ऐसा नहीं होगा। हम जरा इसी पे थोड़ा सा अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले लाइन कंप्लीट हो जाए। आप देखना बेटा, साधारण जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधारण जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। क्यों घनत्व अधिक होता है, नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, नमक समुद्र से तो निकलता है। ठीक। घनत्व ज्यादा होता है। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। क्यों ज्यादा होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक। आप आगे चलो। तो आप आगे चलो, अतः साधारण जल की अपेक्षा समुद्र के जल में अधिक उत्प्लावन बल कार्य करता है। हम जरा सा यहीं पे रुकेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अक्सर आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, बच्चे थे या बड़े भी थे, नदी में गए, नहा रहे थे, ठीक, डूब गए। ध्यान से सुनना हम क्या बोलने जा रहे हैं। नदी में गए, नहा रहे थे, डूब गए, और साथ में ये भी पढ़ा होगा एक दिन 2 दिन बाद उनकी डेड बॉडी, ठीक है, किसी दूसरे जिले में मिली, ऊपर तैरती हुई मिली। हम जरा इस घटना का हवाला देंगे, जिक्र करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखना बेटा। आप सुनो, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे जरा सा आप देखना बेटा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, पानी में लोहा डालो डूब जाता है, लेकिन लकड़ी डालो तो नहीं डूबता है, क्यों? तो इसका जवाब हम दें, खाली सुनना बेटा। देखो, पानी में लोहा, इसका जवाब होगा 2 पार्ट में। पहला पार्ट, पानी में लोहा क्यों डूब गया। पानी के घनत्व की तुलना में लोहे का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा।
पानी के घनत्व की तुलना में लोहे का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए लोहे के टुकड़े को पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। ठीक, लोहे की सुई भी डालोगे तो डूब जाएगी। अब महीन सुई की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रस्तनाव एक आपका पोर्शन है, आप जब क्लास 11th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हो लोहे का सूजा, लोहे की कील, लोहे का सरिया, कुछ भी आप डालोगे वहां पे क्या डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक। अच्छा, वहीं पे पानी में लकड़ी डालो, नहीं डूबता है। बल्कि लकड़ी को डाला, नहीं डूबा। आपने सोचा कैसे नहीं डूबा? हाथ से उठाया, लकड़ी को पानी में नीचे डुबोया, रोके हो, दबाए हो कि अब तो शायद नीचे रुक जाए, और झटके से हाथ ऊपर किया, और जब हाथ बाहर निकालोगे, हाथ शायद आपका बाद में बाहर निकले, लकड़ी का जो अरेंजमेंट गुटका जो भी है वो पहले ही ऊपर आ जाएगा। ठीक। आप डुबाने की कोशिश करो फिर भी लकड़ी नहीं डूब रही है। आपने सोचा ऐसा क्यों? आपसे हम डिस्कशन करें। जानते हो बेटा, इसलिए कि लकड़ी का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है। ठीक। बहुत ध्यान से सुनना जो बातें हम बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखना, पानी में लोहा डाला, डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि पानी की तुलना में लोहे का घनत्व ज्यादा था, डूब गया। पानी में लकड़ी डाल रहे हो, नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि पानी की तुलना में लकड़ी का घनत्व क्या है, कम है। ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ पे आओ, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कोई नदी में गया नहाने, ठीक, जरा सा चूक हुई, डूब गया। क्यों डूब गया? अगर डूब गया, वही लोहे वाला एग्जाम्पल लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर या जो भी नहा रहा था उसके शरीर का घनत्व तो पानी के घनत्व से क्या ज्यादा था, और जब पानी के घनत्व से ज्यादा था तो जब तक बैलेंस बनाए रहा, जहां बैलेंस बिगड़ा, नीचे चला गया, डूब गया। ऊपर आ ही नहीं रहा है, नीचे है, डूबा है। अच्छा, उसके बाद चलो, नीचे डूबा है, और चूंकि आप जानते हो नदी है बेटा, नदी में जल का प्रवाह होता रहता है, तो नीचे ही नीचे प्रवाह के साथ साथ आपका आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर आपने कभी सोचा, एक दो दिन बाद उसकी बॉडी आसपास के दूसरे जिले में ऊपर तैरती हुई नजर आती है। क्यों तैरती हुई नजर आती है जानते हो? जब बॉडी जमीन के अंदर वहां पे पानी में पड़ी रही, आप जानते हो पूरे हमारे बॉडी में पतली पतली नलियां हैं। आप पूछोगे आप जानते हो, हम यहाँ पे नाक की नली, कान की नली, इस नली की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर पतली पतली केस नलियों से मिलकर बना हुआ है। आप पूछोगे कहाँ, हमको तो नहीं दिखता है। हम बताएं, दिखेगा। जैसे कुछ ज्यादा मेहनत करो, पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। ठीक। या गर्मी के मौसम में पूरे शरीर से पसीना निकलता है। जिन रास्तों से पसीना अंदर से बाहर निकलता है, हम उन रास्तों की बात कर रहे हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। ठीक। और जानते हो, जब डेड बॉडी या जो जो भी है, भाई डेड इसलिए बोलेंगे जब काफी देर तक जमीन के अंदर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो आदमी सांस कहां से लेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। लेकिन बॉडी नीचे पड़ी हुई है, पूरी बॉडी वहां पे क्या, केस नलियां हैं, तो जिन नलियों से अंदर का पसीना बाहर निकलता है, उन्हीं नलियों के माध्यम से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा पानी, तो आप जानते हो पूरी की पूरी बॉडी वहां पे फूलती जाती है, फूलती जाती है, बॉडी फूलती जाती है। ठीक। और जब बॉडी फूलती जाएगी, यानी कि आप जानते हो आयतन लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अभी आपने पढ़ा इसके पहले, आप देखना बेटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। तो जब बॉडी फूलती गई, फूलती गई, अच्छा देखो आप समझो बेटा इसमें। ठीक। तो आप जानते हो आयतन लगातार क्या हुआ, बढ़ता गया। और जब आयतन बढ़ता गया तो घनत्व क्या हुआ, घटता गया। ठीक। और आयतन के बढ़ते बढ़ते, घनत्व के घटते घटते, और जैसे ही उस फूली हुई बॉडी का आयतन पानी के आयतन से कम हुआ, अब वही फूली हुई बॉडी पानी से नीचे से ऊपर आ जाती, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार लकड़ी को नीचे डुबोने के बाद ऊपर आ जाती है। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक। ये था बेटा घनत्व का कमाल। आदमी डूबा, क्यों डूबा? क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी का जो घनत्व है पानी के घनत्व से ज्यादा है। और नीचे डेड बॉडी पड़ी रही, डेड बॉडी क्यों बोल रहे, नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आएगा, सांस कहां से लेगा, मर ही जाएगा वो। ठीक। तो आप जानते हो जब बॉडी पड़ी रही, तो जिन रास्तों से पसीना अंदर से बाहर निकलता, उन रास्तों से आपका बाहर का पानी, आपका नदी का पानी उसके देह के अंदर घुसा, बॉडी फूलती गई, आयतन लगातार बढ़ता गया, और आयतन जब बढ़ता गया तो घनत्व लगातार घटता गया, और जैसे ही डेड बॉडी का घनत्व जल के घनत्व से कम हुआ, ठीक उसी प्रकार से बॉडी नीचे से ऊपर आई, जिस प्रकार से लकड़ी नीचे डुबोने पर और ऊपर आ जाती है। बोलो समझ पाए कि नहीं? और दूसरे जिले में क्यों मिली? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान नदी है, नदी का पानी स्थिर तो रहेगा नहीं, चलता रहेगा, बहता रहेगा, तो उसी के साथ साथ वो डेड बॉडी भी बहती रही। अच्छा, फिर आगे चलो, दूसरे जिले में क्यों मिला? क्योंकि आप जानते हो पानी में घुसते ही आपका नई बॉडी फूल जाएगी, उसमें टाइम लगेगा बेटा, 2-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे का समय लगेगा। और जितना समय लगेगा उतने समय तक वो बॉडी पानी के बहाव के साथ, नदी के बहाव के साथ बहती जाएगी, बहती जाएगी। ठीक। बहरहाल, घनत्व की बात चली, यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी और आपको घनत्व को आइडिया दे बेटा, इसमें आप खाली सुनना। यहाँ पे आप जानते हो जल, जल का घनत्व 10 की घात 3,
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, पहले तो इसका मतलब समझो क्या होता है, आपको समझाए बेटा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर आप पानी ले लो, आप मुझे पानी को मीटर में कहाँ नापेंगे? बहुत ध्यान से सुनना बेटा, हम बताने क्या जा रहे हैं। आप एक काम करो समझने के लिए, घन समझते हो ना, घन जिसकी सारी भुजा बराबर हो, 3 डायमेंशनल हो। आपको समझा, लूडो का पाशा जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वो घनाकार होता है, क्यूब के शेप में होता है बेटा। ठीक है, आप एक काम करो, पतली लेकिन मजबूत प्लास्टिक का एक घनाकार अरेंजमेंट तैयार कर लो। ठीक, पतली प्लास्टिक का लेकिन मजबूत प्लास्टिक हो, जिसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर, चौड़ाई कितनी हो 1 मीटर, बकेट टाइप का। ठीक है, तैयार कर लो। बकेट समझे कि नहीं? अरे कंटेनर कह लो, बकेट कह लो, डोलची कह लो, डलिया, जो भी कह लो आपका। आप जानते हो पतली प्लास्टिक का, मजबूत प्लास्टिक का, जिसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर, चौड़ाई कितनी हो 1 मीटर, और जमीन से ऊंचाई कितनी हो 1 मीटर। ठीक, और उसके अंदर पानी भर दो, तो पानी पूरा ऊपर मुंह तक भर दो। पानी ऊपर मुंह तक आपने भर दिया। अब बताओ, अब उस पानी की लंबाई कितनी? 1 मीटर। पानी की चौड़ाई कितनी? 1 मीटर। पानी की गहराई कितनी? 1 मीटर। तो उस पूरे पानी का आयतन कितना? 1 मीटर क्यूब। यही तो हुआ। तो अगर उस पानी का आयतन अगर 1 मीटर क्यूब है, तो उस पानी को अगर आप तौलोगे तो उसका वजन कितना होगा? 10⁻³ किलोग्राम, मतलब कि 1000 किलोग्राम। ठीक, तो आपने देखा घनत्व। ठीक है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बढ़े आगे। तो ये पानी का घनत्व आपने देखा कितना निकला? 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अच्छा हम आपसे बात करें पारा, आपने नाम सुना होगा। देखो, अगर आपसे पूछें, पता नहीं हम आप जानते हो कि नहीं जानते हो, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे बेटा, उस मेटल का नाम बताओ, धातु का नाम बताओ जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल जानते हो कौन है? पारा। पारा मेटल है, धातु है, और पारा ही एक ऐसा धातु है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, और पारे का घनत्व आप देखना बेटा, 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पारे का घनत्व है। ध्यान से सुनना बेटा, पानी का घनत्व कितना? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पारे का घनत्व कितना? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछें किसका घनत्व ज्यादा है, तो आप जानते हो जल की तुलना में पारे का घनत्व ज्यादा है। ठीक, अगर आपसे पूछें किसका वजन ज्यादा होगा समान आयतन में लेने पर, तो निश्चित रूप से पानी की तुलना में पारे का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, आप ध्यान से सुनना बेटा, 1 मीटर क्यूब पानी का वजन कितना? 1000 किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। लेकिन 1 मीटर क्यूब पारे का वजन 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। मतलब आप यूं कह सकते हो, आप देखना बेटा, कि पानी के घनत्व की तुलना में, आप देखना यहाँ पे मीटर क्यूब। ठीक, आप यूं कह सकते हो, पानी के घनत्व की तुलना में पारे का घनत्व ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है? 13.6 गुना ज्यादा होता है। ठीक, आपको समझे कि जो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की बोतल आप लाते हो ना, घर पर मिलके पी लेते हो, बोतल फेंक देते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछें बेटा उस बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक है, 2 लीटर की बोतल है, ध्यान रखना। ठीक है, हमारे तो लगभग 100 रुपए के रेंज में मिलती है 2 लीटर की बोतल। आपके यहाँ वो 2 लीटर की बोतल कितने की मिलती है? आपको कमेंट में करके हमको लिख के बताना बेटा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, वो जो 2 लीटर की बोतल है कोल्ड ड्रिंक वाली, अगर आपसे पूछे बेटा उसका वजन कितना, तो आप यही तो कहोगे कि उसका वजन सर लगभग 2 किलो। 1 लीटर बराबर क्या? 1 किलो हम मान के चलते हैं लगभग पानी के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या पानी तो है, बाकी जो भी मात्रा मिली है हम पानी मान के चल रहे हैं। आप खाली सुनना बेटा। ठीक है, तो आप जानते हो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल है, ठीक है, तो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो वजन है, द्रव्यमान है, लगभग कितना? 2 किलो। यही तो हुआ। मान लो अपने घर पर मिलकर उसको पी लिया, बोतल खाली हो गई, आप फेंकने जा रहे थे, हमने कहा रुक जाओ मत फेंको, बोतल हमको दे दो। आपने दिया, बोतल को हमने धुला, सुखाया, और उस पूरी बोतल में हमने पारा भर दिया। ठीक, आप सुनो बेटा, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा था, तो वजन कितना? 2 किलो। पी चुके, बोतल खाली फेंकने जा रहे थे, बोतल हमने आपसे मांग लिया, बोतल उस बोतल को हमने धुला, सुखाया, और उस पूरी बोतल में हमने पारा भर दिया। ठीक, आप आगे चलो बेटा। पारा, आप जानते हो पारे का सिंबल होता है Hg। ठीक,
हमने उसको भर दिया, पूरी बॉटल में पारा भर दिया। जानते हो बेटा, अगर आपसे कहें कि बेटा बॉटल कहीं रखा है, आपसे कहें उसको उठा लाओ, आप जल्दी उठा नहीं पाओगे उसको। आप पूछोगे क्यों नहीं उठा पाएंगे, बताएं क्यों नहीं उठा पाओगे। जब तक पानी भरा था, मतलब कोल्ड ड्रिंक भरा था, उसका वजन कितना, 2 किलो। हमने भर दिया पारा, और पारे का घनत्व तो पानी के घनत्व से 13.6 गुना ज्यादा होता है। ठीक, तो अब जब तो 2 किलो, जब पानी भरा था तो 2 किलो का था, और जब उसी में उसी आयतन के लगभग बराबर का हम पारा भर देंगे तो उसका वजन जानते हो कितना हो जाएगा, 13.6 को आप 2 से गुणा करो, 2×12, यहाँ पे 2 कैरी करो, 1 2 3 6, यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे क्या 2, 27.2 किलो। यानी कि आप जानते हो अब उसका वजन कितना हो जाएगा, 27.2 किलो। उसी बॉटल का वजन आप उठा नहीं पाओगे। हो सकता है 2 लोग मिलकर उठा के तब लेके आओ, लीजिए सर अपना पारा। ठीक, ये है बेटा घनत्व का कमाल। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा घनत्व के बारे में। ठीक है, अभी हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए। तो एक बार आप यहाँ पे देखना, जो आप पढ़ाई कर रहे थे, आप देखो बेटा, यहाँ पे आप जानते हो उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला फैक्टर क्या, घनत्व। घनत्व ज्यादा होगा उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा उत्प्लावन बल कम होगा। ठीक, घनत्व क्या होता है इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व को डी से भी लिखते हैं, घनत्व को रो से भी लिखते हैं बेटा। ठीक, आप आगे चलो। तो आप जानते हो उच्च घनत्व वाला तरल निम्न घनत्व वाले तरल की अपेक्षा अधिक उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल लगाता है। एक तो ये हो गया बेटा, और फिर हमने इसका एग्जाम्पल आपको दिया बेटा, जो साधारण जल है। आप पूछोगे साधारण जल का मतलब क्या, आपके घर में हैंडपंप से निकला पानी, ठीक, आपके घर में टुल्लू से निकला पानी। ठीक, ये सब क्या साधारण जल, सिंपल वाटर कहलाएंगे। आरओ वाटर, वो भी एक प्रकार सिंपल वाटर ही माना जाएगा। ठीक है, आप आगे चलो बेटा। इसमें तो साधारण जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, इसलिए कि साधारण जल में तैरोगे तो साधारण जल की अपेक्षा आपके शरीर का घनत्व ज्यादा है, चूक जाओगे तो डूब जाओगे। और जब समुद्र में तैरोगे तो समुद्र के जल का, जो समुद्री जल है उसका घनत्व आपके शरीर के घनत्व से अधिक है। आपके शरीर के घनत्व से समुद्री जल का घनत्व क्या अधिक है, तो उसमें अगर तैरोगे तो अगर चूक भी गए तो नीचे वहां डूब के पड़े नहीं रहोगे, वो ऊपर उछाल देगा, ऊपर आ जाओगे वहां पे। ठीक, तो वही चीज आपका कहा गया, साधारण जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधारण जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। अतः साधारण जल की अपेक्षा समुद्र के जल में अधिक उत्प्लावन बल कार्य करता है। ठीक, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। हम चाहेंगे पहले इतना कॉपी में आप लाओ बेटा, ठीक है, फिर हम सेकंड पोर्शन आपको समझाते हैं। और आप जानते हो इतना पोर्शन आप कॉपी में लाओ, ठीक है, फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर सेकंड पोर्शन पर चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने आपसे कहा नहीं था कि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हमने पानी लिया बेटा, साधारण पानी। ठीक, अब ये मान लो कोई व्यक्ति है, इसी पानी में तैरने की कोशिश करता है। ठीक, तो जरा सा भी चूका, आप देखना बेटा, गया नीचे, हो गया काम तमाम। ठीक, अच्छा, फिर मान लो इसने हमसे कहा कि सर ऐसा समुद्र में ले चलिए, हमने कहा चल बेटा। ठीक, अब समुद्र कहाँ, आप देखना इसी में नमक मिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हो समुद्र में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है समुद्र के पानी में। ठीक, हमने यहाँ पे नमक लिया बेटा, वही NaCl आपके किचन से निकलवाया, आप देखना। ठीक, अब इसको हम इसमें डालते हैं, ये लो। ठीक, अब ये जानते हो समुद्री जल बन गया। ठीक, मान लो इसको लेके गए, ठीक, ऐसे। अब इसने कहा, ठीक है, कि सर ऐसा इसमें भी हम नहाएंगे, तैरने की कोशिश करेंगे। हमने कहा आराम से नहाओ बेटा, अब यहाँ डूबोगे नहीं तुम। अब देखो यहाँ पे, ठीक, देखो ये देखो ऊपर ही है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर। ठीक, हमने इसको डुबाने की कोशिश करी, डूब जा नीचे, आप देखो ऊपर आ जा रहा है, डूब जा, ऊपर आ जा रहा है। अब यहाँ तो डूब ही नहीं रहा है। ठीक, आप समझ पाए भाई, साधारण जल का घनत्व कम था किससे, इस नींबू के घनत्व से। ठीक, मतलब आप जानते हो साधारण जल की अपेक्षा नींबू का घनत्व ज्यादा था, नींबू डूब गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में लोहा डूब जाता है। और समुद्री जल का घनत्व नींबू के घनत्व से क्या ज्यादा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे समुद्री जल का घनत्व नींबू के घनत्व से भी क्या ज्यादा है। यानी आप यूं कह सकते हो समुद्री जल की अपेक्षा नींबू का घनत्व क्या कम है। हम डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, हम इसको नीचे ढकेल रहे हैं, हाथ डाल के नीचे ढकेल रहे हैं, नीचे ठीक ही नहीं रहा, बार बार ऊपर चला आ रहा है। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। हालांकि आजकल तमामों जानकार लोग आपका रील बनाते रहते हैं, समझाते हैं, पानी ले लो, नमक डाल लो, ठीक है, और पूरे घर में घुमाओ, नींबू डाल लो, ठीक है, डूब जाए तो ये होगा, नहीं डूबेगा तो ये होगा। ठीक,
वो सब अपनी जगह पे, साइंस आपके सामने बेटा, जो कुछ भी है सब कुछ साइंस है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझाने के लिए। ठीक, और सेकंड पार्ट समझाने के पहले हम चाहेंगे एक बार सेकंड पार्ट पहले आप वहां पे अपनी कॉपी में उतार लो, फिर हम समझाते हैं। ठीक, ओके। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब सेकंड पार्ट पे आप देखना बेटा, जानते हो जल में डूबी वस्तु का आयतन? आप जानते हो बेटा, कोई भी वस्तु है द्रव में डाला, जितना ज्यादा आयतन उसका डूबा होगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। पहले तो आप समझना है यहाँ पे, देखो जो बातें बोल इसका प्रैक्टिकल भी करके अभी फिर आपको दिखाते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल। लेकिन उसके पहले इसका थ्योरी का कांसेप्ट पहले समझो, थ्योरी में कहा क्या जा रहा है। आप देखना बेटा, किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति का मतलब क्या? वस्तु किस आकार का है, शंक्वाकार है, घन के आकार का है, घनाभ के आकार का है, गोले का आकार का है, डिजाइन पर डिपेंड नहीं करता। या फिर आपका उसका नेचर, वस्तु का सरफेस उसका खुरदरा है कि चिकना है, नहीं डिपेंड करता। ठीक, आप खाली सुनो। तो किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के प्रकृति पर, मतलब नेचर पर आपका डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? उस वस्तु के जल में डूबे हुए आयतन पर डिपेंड करता, निर्भर करता है। जितना ज्यादा आयतन डूबा होगा, आप मान के चलो उत्प्लावन बल उतना ज्यादा होगा। ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे अभी। यहाँ पे पहले तो आप देखो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देके पहले क्लियर करते हैं, खाली सुनना बेटा। और यही कारण है कि भिन्न भिन्न भारों, ठीक, तथा भिन्न भिन्न पदार्थों की यदि कोई दो गेंदें कैपिटल ए व कैपिटल बी, तेरा गौर से सुनना बेटा, मान लो वहां पर दो गेंद है, ठीक, दोनों गेंदों का आयतन समान है, दोनों गेंदों का आयतन समान है, वॉल्यूम सेम है बेटा। ठीक है, लेकिन दोनों मान लो अलग अलग पदार्थ के हैं। दोनों गेंदों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन दोनों आपका अलग अलग पदार्थ के हैं। एक मान लो लोहे का है, ठीक है, और एक मान लो रबर का है। एक बार फिर समझाएं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों गेंद गोलाकार है। आप यूं कह सकते हो, आप जानते हो दोनों की अगर रेडियस सेम है तो आप जानते हो दोनों का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 4/3πr²। तो लोहे की गेंद है उसका भी त्रिज्या वही है, रबर की गेंद है उसकी त्रिज्या भी वही है। ठीक, तो आप जानते हो रबर की जो गेंद है उसका भी वॉल्यूम कितना? 4/3πr³ होगा। ठीक, और जो लोहे की गेंद है उसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³ होगा। ठीक, लेकिन दोनों गेंदें अलग अलग हैं। मान लो एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अगर हम दोनों को पानी में डालें या किसी द्रव में डालें, ठीक, जानते हो बेटा हम क्या बोलने जा रहे हैं? उत्प्लावन बल दोनों पे एक समान होगा, ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा? एक समान होगा। ठीक, तब फिर आप पूछोगे कि लोहे की गेंद डूबी क्यों? डूबी इसलिए कि लोहे की गेंद भारी थी, उत्प्लावन बल से उसका भार बहुत ज्यादा था, डूब गई। फिर आपको रबर की गेंद तैरी क्यों? इसलिए तैरी कि उत्प्लावन बल की तुलना में उसका भार कम था, तैर गई। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं उत्प्लावन बल और भार को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस समय उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर द्रव में डूबे भाग का आयतन अगर समान होगा तो चाहे जैसा पदार्थ हो, हल्का हो चाहे भारी, इससे मतलब नहीं है। हम उत्प्लावन बल की बात करें, उत्प्लावन बल दोनों पे क्या होगा? एक समान होगा। ठीक, और वहीं पे आप देखना बेटा, आप जानते हो जितना ज्यादा आयतन डूबेगा पदार्थ का, आप मान के चलो उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा होगा। इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल फिर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा हमको अरेंजमेंट चाहिए यहाँ पे, तब तक आप इसको उतारो, फिर हम अरेंजमेंट तैयार करके आपको दिखाते हैं बेटा। आपको समझाने के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में पानी लिया, ठीक, थोड़ा पानी शांत हो जाए। अच्छा, फिर ये हमने एक दूसरा वस्तु लिया, हालांकि कंटेनर ये भी थोड़ा सा पानी जरूर हम यहाँ पे भरा हुआ है, और इसलिए भरा है कि इसमें डुबाएं तो कुछ भाग डूबा रहे, बाकी भाग ऊपर रहे। हम चाहते खाली भी ले सकते थे, लेकिन खाली लेते तो पूरा का पूरा ऊपर टंगा रहता। हमको चाहिए कि थोड़ा सा सीधा, हालांकि एकदम सीधा तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ भाग डूबा भी रहे, आंशिक रूप से डूबा रहे, इसे थोड़ा सा हमने उसे पानी भर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं धीरे से, आप देखना ऐसे, ठीक, ऐसे, ये लो, ठीक, आप देख रहे हो आंशिक रूप से डूबा हुआ है, मतलब कुछ भाग डूबा है, बाकी भाग ऊपर है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन सा बल ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा इसके वजन की तुलना में, इसके भार की तुलना में उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है, तभी तो ये तैर रहा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखना बेटा, हमने यही तो समझाया, जितना ज्यादा आयतन डूबेगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को हम समझाने जा रहे हैं। आप देखना बेटा, ठीक, हमने आपको समझाने के लिए ये एक अरेंजमेंट लिया। जानते हो अरेंजमेंट क्या? टैब है हमारा। ठीक, आप देखना, हम इसको इस पे रखते हैं ऐसे, आप देखना, रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो, एक बात समझना, इसको हम हटा, जैसे आप यहाँ पे गौर करना नीचे के साइड में, ठीक, हम इसको हम हटा लें। ठीक, तो हटाने पर आप देख रहे हो ये ऊपर आ गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो अब यहाँ पे हम इस पे ऐसे रखते हैं, ऐसे धीरे से हमने रखा। ठीक, आप देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक, इसको रखने पे क्या और नीचे नीचे गया कि नहीं गया? आप पूछोगे नीचे गया, इससे फर्क क्या पड़ा? आपको फिर समझाए बेटा, आप जानते हो जब इसने इसको रखा नीचे, तो आप जानते हो डूबे भाग
का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जब डूबे भाग का आयतन बढ़ा तो पक्का उत्प्लावन बल यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ा। और उत्प्लावन बल किधर लगता है? ऊपर। ठीक, उत्प्लावन बल ने इसके नीचे जाने का विरोध किया, तो हमने क्या किया? उत्प्लावन बल का विरोध करने के स्वरूप हमने उसको रखा, इसका जो भार है वो किधर कार्य कर रहा है? नीचे कार्य कर रहा है। एक बार जरा फिर से समझाएं, आप देखना बेटा। हमने उसको उठाया, ठीक, आप जानते हो डूबे भाग का आयतन क्या है? कम है। ठीक, अब हमने क्या किया? इसको हमने ऊपर रखा ऐसे, और ऊपर रखने पे आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे, ठीक, जैसे रखा, ठीक, तो रखने पर आप देख रहे हो डूबे भाग का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जब डूबे भाग का आयतन बढ़ा तो पक्का उत्प्लावन बल का मान क्या? बढ़ा। और जब उत्प्लावन बल का मान बढ़ा, ठीक है, तो उसका विरोध करने के लिए, वो उसका विरोध कौन कर रहा है? इसका वजन, इसका भार, इसके भार ने इसका विरोध किया। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला? जितना ज्यादा डूबा उत्प्लावन बल का मान उतना ज्यादा। उत्प्लावन बल के प्रभाव को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, आप यूं कह सकते हो उसका विरोध करने के स्वरूप में आपका यहाँ पे क्या, जो ऊपर आपका टैब रखा है उसका भार नीचे कार्य कर रहा है। ठीक, हम इसको और नीचे डुबाने जा रहे हैं। कैसे डुबाएंगे? आप देखना बेटा। ठीक, हमने ये लिया अपना मोबाइल, ठीक, हमने क्या किया? इसको रखा इसके ऊपर, देखना ध्यान से। अब जब इसको रखा है यहाँ पे, ठीक, आप देखो और नीचे चला गया। अब जरा इसकी व्याख्या करो, डुबाने पे क्या और नीचे गया यहाँ पे? ठीक, तो और नीचे जाने का मतलब यहाँ पे समझना बेटा, आप खाली सुनो। ठीक, यहाँ पे ऐसे, ये आप देखना, ये लो, ठीक, और नीचे चला गया। इसका मतलब फिर आप देखना, जब हमने इसको रखा और नीचे गया, मतलब दो में डूबे भाग का आयतन क्या हुआ? और बढ़ गया। और जब और बढ़ गया तो उत्प्लावन बल का मान यहाँ पे क्या? और बढ़ गया। और उत्प्लावन बल के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए आप जानते हो वजन और बढ़ गया। अब इसका उल्टा समझो पहले, मतलब या इसका आप यूं कह सकते हो, हमने जब इसको और वजन इसमें बढ़ाया, तो जब वजन बढ़ाया तो उत्प्लावन बल का मान और बढ़ा। उत्प्लावन बल का मान जब और बढ़ा यहाँ पे, ठीक है, तो आप जानते हो उसको बैलेंस कैसे बढ़ा? क्योंकि आप जानते हो जब हमने वजन रखा, तो आप जानते हो वजन रखने से, भार रखने से, ठीक है, ये और नीचे गया। और जब नीचे गया, ठीक है, अब देखो एकदम से तो नहीं डूब गया यहाँ पे, ठीक, तो जब ये नीचे गया तो आप जानते हो डूबे भाग का आयतन बढ़ गया। वो आयतन बढ़ा, उत्प्लावन बल का मान क्या? बढ़ गया। ठीक, और उसका विरोध करने के स्वरूप इसका भार कार्य कर रहा है। आप कुछ भी रखो यहाँ पे, अगली मोबाइल रख दो, चलो आप देखना यहाँ पे, ठीक, आप जानते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा, सीधी सी बात आप जो हम समझाना चाहते थे, आप देखना बेटा, ठीक है, कि द्रव में डूबे भाग का आयतन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उत्प्लावन बल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम चाहेंगे बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले चुके हो, आप भी कहोगे सर 2 बार आप दिला चुके हो आप यहाँ पे। ठीक है, ठीक, एक बार जरा फाइनली हम चाहेंगे आपने कॉपी में जो लिखना है, एक बार आप इसको पढ़ लो बेटा। ठीक है, और पढ़ने के बाद, ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पेज पे, इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाने चल रहा है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु को अगर द्रव में डालें, किसी तरल में डालें, ठीक है, कब नीचे डूब जाएगा, कब आंशिक रूप से डूबेगा, कब ऊपर तैरेगा। ठीक है, हम इसको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी कंडीशन होगी। आप देखना बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग, द्रव में किसी भी वस्तु का डूबना अथवा तैरना। ध्यान से सुनना, ये हमने कंटेनर लिया, पानी भर दिया, ठीक, और उसमें एक वस्तु को लिया, वस्तु के नाम पे हमको मान लो हमने ईंट ले लिया, समझाने के लिए लिया हमको, मतलब ऐसा ईंट को हमारा मतलब है कि ईंट, हालांकि ईंट को पानी में डालोगे डूब ही जाएगा जनरली। ठीक है, हमको कोई वस्तु लेना तो यही दिख गया, हमने यही ले लिया। ठीक, अच्छा ईंट पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ना क्या लिखा है, ठीक, और उसका मतलब क्या हुआ, ये जरा सा कमेंट सेक्शन में अगर आप समझ जाना, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हमको अच्छा लगेगा। आप आगे चलो बेटा इसमें। तो हमने क्या पानी लिया, या कोई भी द्रव ले सकते हैं, और उसमें कोई वस्तु है, आंशिक रूप से बीच में पड़ा डूबा हुआ है, मान लो कुछ भी है। ठीक है, आप देखना बेटा, आप ये देखो इसमें कौन कौन सा बल कार्य करेगा, आपको बताएं। उस वस्तु का भार नीचे कार्य करेगा, हमने किससे लिखा? एफ भार से। ठीक, आप जानते हो वहां पे क्या उत्प्लावन बल कार्य करेगा, जिसको हमने क्या लिखा? एफ उत्प्लावन से। उत्प्लावन बल किधर कार्य करेगा? ऊपर कार्य करेगा। भार किधर? नीचे कार्य करेगा। ठीक, अब कंडीशन आपको पढ़नी है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जो इस वस्तु को ऊपर उठा के फेंक देगी। फेंक देगी मतलब क्या? ऊपर यहाँ पे तैराएगी। वो कौन सी कंडीशन है? वस्तु आंशिक रूप से डूबी रहेगी, बीच में कहीं पड़ी रहेगी, डूबी रहेगी। और वो कौन सी कंडीशन है कि वस्तु बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ठीक, आप ध्यान से सुनना बेटा, आप सुनो। आप जानते हो जब किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, बढ़े, तो उस पर निम्नलिखित 2 प्रकार के बल एक साथ क्रियाशील होते हैं। कौन? एफ भार और दूसरा एफ उत्प्लावन। ध्यान सुनना बेटा, दोनों एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले लग जाएगा, ये आधा घंटा बाद लगेगा। दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, दोनों एक साथ कार्य करेंगे। आप आगे चलो। तो पहला कौन सा? वस्तु का भार, ये नीचे। ठीक, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। भाई भार तो हमेशा, भार कहते हैं किसको? पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, आकर्षण बल लगाती है, उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और क्योंकि पृथ्वी आकर्षित कर रही है तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल को आप गुरुत्व भी कह सकते हो बेटा। ठीक,
और आप जानते हो किसी भी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्व बल कार्य करता है, वही उस वस्तु का भार कहलाता है। बढ़े आगे, तो आप आगे देखना, आप जानते हो वस्तु का भार किधर कार्य करेगा, नीचे। अच्छा, वस्तु का भार क्या करेगा, पिंड को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। वस्तु को भार पिंड से कहेगा धरती तुझे बुला रही है, तू चल नीचे चल, वहां पे क्यों टंगा है। बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, उसके बाद चलो, दूसरा बल कौन सा, उत्प्लावन बल। ठीक, आप देखना बेटा, उत्प्लावन बल किधर कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है, और ये क्या करेगा, वस्तु को ऊपर या बाहर ढकेलने की कोशिश करता है। उत्प्लावन बल कहता है तू ऊपर चल, डूब जाएगा, ऊपर चल। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या, हम आप समझ दो, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। आप जानते हो दोनों बल एक साथ प्रकट होंगे, एक साथ लगेंगे। उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा, भार किधर नीचे लगेगा। ठीक, भार क्या करेगा, वस्तु को नीचे तल्ली की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। उत्प्लावन बल क्या करेगा, वस्तु को ऊपर जो द्रव की सतह है वहां पे ले जाने की कोशिश करेगा, सतह पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक, अब सीधी सी बात, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। जीत जाएगा मतलब क्या, ये बड़ा ये छोटा तो वस्तु ऊपर आ गया, ये बड़ा ये छोटा तो वस्तु नीचे डूब गया। दोनों बराबर तो बीच में आप आंशिक रूप से डूबा हुआ है, बीच में कहीं आपका पड़ा हुआ है। ठीक, आप देखना बेटा यहाँ पे, आप सुनो, तो उसी बात को हम समझाने जा रहे हैं। देखो, यदि यदि मतलब क्या, इफ उत्प्लावन बल का मान छोटा है, भार बड़ा है। आप देखो, उत्प्लावन बल छोटा है, भार बड़ा है। ठीक, आप देखना बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, उत्प्लावन बल यहाँ पे क्या छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, भार ज्यादा है, किससे, उत्प्लावन बल से। ये ज्यादा है इससे, उत्प्लावन बल कम है, भार ज्यादा है। अगर भार ज्यादा तो परिणामी बल किधर निकलेगा, नीचे, वस्तु को नीचे ले जाएगा, वस्तु द्रव में क्या डूब जाएगी। आप देखो ये कंडीशन। और अगर मान लो दोनों बराबर है, उत्प्लावन बल और भार दोनों बराबर है, तो आप जानते हो फिर यही स्थिति होगी, सामने दिख रही है, बीच में कहीं टंगा रहेगा, आपका पड़ा रहेगा, ना सतह पे जा पा रहा है और नीचे आपका तल्ली में जा पा रहा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो, अगर मान लो इसका उल्टा हुआ, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो गया, किससे, भार से। तो अगर उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो गया भार से, यानी कि आप यूं कह सकते हो भार का मान कम, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा, तो अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है, ये भार कम है, तो परिणामी बल किधर निकलेगा, ऊपर। अब उत्प्लावन बल क्या करेगा, वस्तु को ऊपर टांग लेगा। आप जानते हो द्रव की सतह पे वस्तु तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से नजर आएगा जैसे पानी में थर्माकोल डाल दो तैरता है, लकड़ी डाल दो तैरता है, रबर डाल दो तैरता है। ठीक, आप आगे देखना बेटा इसमें, तो वही चीज यहाँ पे आपने देखा, वस्तु द्रव में ऊपर आकर तैरती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम चाहेंगे डायग्राम भी बनाना बेटा। ठीक, और डायग्राम में आपका हमारी जो ईंट है, यहाँ पे ईंट के ऊपर जो लिखा है ब्लैक कलर से, ठीक, पढ़ा जा सकता है। ठीक, क्या लिखा है एक बार पढ़ना, और उसका मतलब क्या हुआ अगर समझ पाना, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक, अब आगे देखना है यहाँ पे घनत्व। देखो, घनत्व कहते हैं किसको है बेटा, पहले तो आपसे हम डिस्कशन करें, आप खाली सुनो बेटा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, अगर हम आयतन को एकांक मान लें, अभी हमने इसके पहले भी इस लेक्चर में समझाया था, हेडिंग मिल गई, फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं, खाली सुनना बेटा। घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हम आयतन को एकांक मान लें, तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। अब यहीं से परिभाषा निकालो, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। आप यूं भी कह सकते हो, घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। आप यूं भी कह सकते हो, किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को, उसके निष्पत्ति को, उसके रेशियो को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व की इंग्लिश क्या होती है, डेंसिटी, पहला वर्ड क्या, डी। इसको डी से भी लिखते हैं। ठीक, और इसका एक सिंबल और भी है बेटा, ऐसे आप शायद नहीं भी पहचानते हो, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको जानते हो क्या कहते हैं, रो। देखो, आर ओ रो नहीं है बेटा, आर एच ओ रो। ठीक है, आगे जब आप पढ़ाई करोगे घनत्व बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। हो सकता है कहीं घनत्व के नाम पे डी का इस्तेमाल किया जाए, हो सकता है कहीं घनत्व के नाम पे रो का इस्तेमाल किया जाए। ये भी घनत्व का सिंबल, ये भी घनत्व का सिंबल, जो मर्जी है वो इस्तेमाल करो आपको। ठीक है, आप आगे चलो बेटा। अब जरा सा आप आगे देखना, ये तो हमको जो समझाना था हम समझा चुके हैं। अपनी कॉपी में नोट्स भी तो आप बनाओगे, कॉपी में क्या लिखोगे घनत्व हेडिंग में। आप जरा देखना बेटा, सुनो, किसी भी पदार्थ के एकांक, पदार्थ वस्तु जो भी कहो, ठीक है, के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। वही जो भी बोले थे, इसे प्रायः स्मॉल डी अथवा रो से व्यक्त करते हैं। ठीक, घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को क्या बोलते हो, मास। आयतन को क्या बोलते हो, वॉल्यूम। बढ़े आगे, फिर आप आगे चलो, अगर आयतन एक हो जाए, जो भी हम बोले थे बेटा, ठीक, तो उस समय घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के। यानी कि आप यूं कह सकते हो, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान सदैव परिमाण में उस वस्तु के घनत्व को व्यक्त करता है।
आप पूछोगे परिमाण में शब्द क्यों आप डाल रहे हो, आपको फिर समझाएं बेटा। जब कभी भी परिभाषा देना, पहली बात तो बार बार अपने हर क्लास में मैं कहता हूं, चाहे 9th क्लास की हमारी फिजिक्स की क्लास हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, ठीक। बच्चों से मैं यही कहता हूं, बेटा परिभाषा कभी रटो नहीं, परिभाषा समझो, और समझने के बाद अपनी परिभाषा अपने दिमाग से खुद आप बनाओ, खुद निकालो, वो आपकी बनाई परिभाषा होगी, ठीक। बाहर का चाहे जितना रेडीमेड आप खा लो, ठीक, लेकिन घर की जो रोटी का स्वाद होता है वो बाहर के आपका जो भी आपका वहां पे बैठ के खाते हो आप वहां पे, ठीक है, रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो, वो मजा नहीं आता जो घर की आपका सूखी रोटी और नमक का स्वाद होता है, ठीक। खाली सुनते रहो हम क्या बोल रहे हैं बेटा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझ पाओ। देखो अपनी कभी भी कोई परिभाषा रटो नहीं, आप समझो, परिभाषा के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो और अपने लैंग्वेज में परिभाषा बनाओ। अभी आपका क्लास 9th है बेटा, ये करना शुरू करोगे फिजिक्स में मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। कहाँ तक रटोगे आप, ठीक, ध्यान से सुनना। अच्छा, अभी ये रही बात, यहाँ पे हमने परिमाण में शब्द क्यों इस्तेमाल किया, हमने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि घनत्व द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक बात जान लो बेटा, हमेशा के लिए परिभाषा देते समय कभी भी दो अलग अलग भौतिक राशियां डायरेक्ट बराबर नहीं होती हैं। अगर बराबर होंगी तो उनके मान बराबर होंगे, उनके आंकिक मान बराबर होंगे, वो परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दो भौतिक राशियों को डायरेक्ट आप बराबर नहीं कह सकते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, आप एग्जाम में बैठे, आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, हुआ फिजिक्स में 100 में। अच्छा, फिर आप पूछोगे सर हमारा फिजिक्स कहाँ है, ठीक, बिल्कुल सही, आपका क्लास 9th है बेटा, साइंस में, ठीक है, 100 में आपको 98 नंबर मिला, ठीक। साइंस में आप मिल सकता है, असंभव नहीं है, मिलता है, 100 में 100 भी बच्चे पाते हैं, बशर्ते मन लगा के पढ़ाई करते हैं, जो टीचर कहता है कहना मानते हैं, जितना कहता है उतना करते हैं, जो होमवर्क देता है उतना करते हैं बेटा। वो जो 100 में 100 नंबर पाते हो कहीं अलग से नहीं आते हैं दूसरे ग्रह से, ठीक, खाली सुनते रहो बेटा, ठीक है। तो मान लो आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, और साइंस में आपको 100 में 98 नंबर मिला, ठीक, और मैथ्स में भी 100 में 98 नंबर मिला। तो ऐसा नहीं कि उस दिन से कहना शुरू कर दोगे साइंस बराबर मैथ, मैथ बराबर साइंस, जी नहीं। हाँ, साइंस और मैथ के अंक बराबर हैं, आपके नंबर बराबर है, तो आप यूं कहोगे कि सर साइंस और मैथ के अंक हमारे बराबर आए, ये नहीं कहोगे सर साइंस बराबर मैथ हो गया। बात समझ पाए कि नहीं। इसीलिए दो अलग अलग भौतिक राशियों को डायरेक्ट हम बराबर नहीं कह सकते हैं। अगर बराबर होगा तो उनका संख्यात्मक मान बराबर होगा, उनका परिमाण बराबर होगा, ठीक। तो वही चीज आपका यहाँ पे देखना बेटा, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान सदैव परिमाण में या सदैव संख्यात्मक मान में उसके घनत्व के बराबर होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप समझो इसका मात्रक क्या होगा। तो आप देखना बेटा, ऊपर द्रव्यमान है, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, नीचे आयतन है, एमकेएस पद्धति में आयतन का मात्रक क्या, मीटर क्यूब, तो आप जानते हो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, ठीक। सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या, ग्राम होगा, सीजीएस पद्धति में आयतन का मात्रक क्या, सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। बढ़े, एक पद्धति और भी होती है पीएस, लेकिन बहुत ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, बस दो आपके लिए बहुत है बेटा, ठीक। आप आगे चलो। तो घनत्व का मात्रक ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में होगा, ठीक। अच्छा, फिर आप आगे चलो। घनत्व किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आप पूछोगे ये अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, ठीक, और ये हकीकत है बेटा, इसमें हर बच्चे का नाम हमको मालूम नहीं होता है। तो एक कारण है, नाम मालूम होने का कोई रीजन तो होना चाहिए। आप जानते हो ऑफिस में बच्चा आया, अपना एडमिशन कराया, फॉर्म 1 भरा, ऑफिस में बच्चा फीस जमा कर रहा है, क्लास में बैठ के मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बच्चे से बच्चे का नाम पूछने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। हम चाहते हैं कि भाई बच्चा, अगर आवश्यकता पड़ भी गई है, बच्चों मान लो लगातार बार बार क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, पढ़ने में ठीक है, ठीक है, बच्चे को पहचानते हैं, लेकिन जनरली आपका जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मुश्किल से 5-10 बच्चों को परसेंट का नाम हमको याद होता है, अदरवाइज आपका नाम याद नहीं रह पाता, लेकिन चेहरे से पहचानता सबको हूं। चेहरा बदल जाए तब भी जनरली पहचान लेता हूं। लगभग 1990 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 90, 91, 92 के बैच के बच्चे भी जब कभी सामने पढ़ जाते हैं, ठीक है, आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक, पहचान जाता हूं उनको। नाम भले नहीं याद हो, वो पूछते सर पहचाने, तो उसको यही जवाब देता हूँ, बेटा नाम तो नहीं याद लेकिन मैं पहचान रहा हूँ, ठीक है, क्या आप हमसे पढ़े हो। बहरहाल, तो कहने का तात्पर्य, इतनी बातें मैंने कही क्यों यहाँ पे, आप देखो, घनत्व किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, पहले इसका मतलब समझें। क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमने कहा ना नाम किसी का नहीं मालूम, लेकिन पहचानता सबको हूं। तो जानते हो कैसे पहचानता हूं, उनके गुणों के कारण पहचानता हूं। कोई बच्चा है
पढ़ने में बहुत तेज है, जितना भी क्वेश्चन पूछो हर क्वेश्चन का आंसर देता है, अपनी तरफ से भी जो नहीं समझ में आए वो क्रॉस क्वेश्चन हमसे करता है, जो होमवर्क दो उसको करके लाता है, पढ़ने में ठीक है लड़का, उम्मीद है कि लड़का कुछ ना कुछ करिश्मा करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस गुण से मैं पहचानता हूँ कि लड़का पढ़ने में तेज है, पढ़ने वाला लड़का है। ठीक। अरे कोई बच्चा है मान लो क्लास में बिल्कुल शैतानी करता रहता है, जैसे मैं इधर घूमने निकला शैतानी, फिर शुरू इधर पलटा, फिर एकदम शांत हो गया, फिर इधर घूमा, फिर आपका शैतानी शुरू, इधर घूमा तो फिर शांत हो गया। ठीक, तो उसकी पहचान इसी से बहुत शैतान बच्चा है, निगाह बचा के बदमाशी करता रहता है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है क्लास में, कभी कोई फंक्शन पड़ा बच्चों का, बढ़िया गाना गाता है, दो चार गाना बढ़िया सुनाया, पूरा क्लास झूम रहा है। ठीक है, तो उसकी पहचान इस बात से हुई कि बढ़िया गाना गा लेता है। कोई बच्चा मतलब बढ़िया क्रिकेट खेल लेता है, जानकारी मिली तो उसकी पहचान इस बात से कि बढ़िया क्रिकेटर है। ठीक है, बढ़िया क्रिकेट खेल लेता है। कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में होते हैं, कुछ भी कहते रहो नीचे मोबाइल लिए रहेंगे। ठीक है, जैसे घूमो मोबाइल चलाते रहेंगे, जाने क्यों वो क्लास में बैठने आते हैं, जैसे होता है घर से जबरदस्ती गार्जियन ने भेज दिया हो, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो उसकी भी पहचान होती है कि बच्चा हमेशा क्लास में पीछे बैठता है, आगे बैठने को तो आगे बैठता नहीं, हमेशा पीछे बैठता है और हमेशा मोबाइल चलाता रहता है। दिख जाता है ऊपर कैमरा, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, वो समझता है ना कि हमको कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन कभी फुर्सत मिलती है तो कैमरे में सीसीटीवी में दिखाई पड़ जाता है बच्चा क्या कर रहा है, ये भी दिखाई पड़ जाता है मोबाइल पे क्या देख रहा है, अगले दिन उसकी डांट भी पड़ती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हर बच्चे को मैं पहचानता हूं, लेकिन नाम मैं किसी का नहीं जानता हूं, पहचानता हूं तो उनके गुण के कारण पहचानता हूं। मान लो मार्केट में कोई बच्चा मिला, आया आशीर्वाद लिया गया, अब मैं अगले दिन क्लास में आऊं, अगर मैं कह दूंगा, अच्छा खाली मैं ही नहीं, वो जो उसके गुण है उसी गुण से पूरी क्लास पहचानती है। ठीक, अगर मैं क्लास में आऊं और क्लास में कह दूं कि कल शाम को मैं मार्केट निकला था और जो बच्चा क्लास में बढ़िया गाना गाता है कल वो मिला था मार्केट में, आया आशीर्वाद लिया चला गया। ठीक, पूरी क्लास समझ जाएगी कि कौन बच्चा मिला था। बोलो समझ पाए कि नहीं? यानी उस बच्चे की पहचान क्या उसके गुण से हुई। ठीक, या मान लो क्लास में मैं आके कहूं, ठीक, कि बच्चा जो पीछे बैठ के मोबाइल चलाता रहता है, कितना भी डांटो नहीं मानता है, कल हमको मार्केट में मिला था, तो पूरी क्लास समझ जाएगी कौन बच्चा मिला था। बोलो समझ पाए कि नहीं? यानी आप देख रहे हो बच्चों की पहचान उनके नाम से नहीं है, उनके गुण से हो रही है। इसी को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक गुण, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आप देखना बेटा, तो घनत्व जानते हो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। आप देखो घनत्व किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, इसके द्वारा पदार्थ की शुद्धता का भी मापन किया जाता है। आप जानते हो बेटा सोने की शुद्धता भी घनत्व से तुलना करके नापी जाती है। आप खाली सुनो, दूध है, ठीक है, दूध बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं, या दूध वाला जो आपके घर पे देने आया है कितना पानी मिलाया है, इसकी भी शुद्धता किससे करते हैं? हम नापते हैं, उसके घनत्व से तुलना करके नापते हैं। हम बताएंगे, डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक, आप आगे चलो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो घनत्व किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है और इसके द्वारा पदार्थ की शुद्धता का भी मापन किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग किंतु नियत होता है। अभी हमने आपको समझाया था पानी का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो आप जानते हो पानी का घनत्व कुछ दूसरा होता है, पारे का घनत्व कुछ दूसरा होता है, लेकिन पानी का घनत्व जो भी होता है पानी के लिए नियत होता है, और पारे का घनत्व जो भी होता है पारे के लिए क्या होता है? नियत होता है। हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर ये कौन सी बात हुई, इसका मान अलग अलग, ठीक है, पदार्थों के लिए, आप देखना बेटा, इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग किंतु नियत। ठीक, मान लो आपके दिमाग में चल रहा ये कैसे संभव कि अलग अलग किंतु नियत? अभी तुरंत क्लियर होगा, खाली सुनना बेटा। ऑफलाइन क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे थे, ठीक है, अगर हम लाइन से जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ पूछना शुरू करें, आप बताओ तो क्या पूरी क्लास में जितने बच्चे के सबका डेट ऑफ बर्थ का एक होगा? नहीं, अलग अलग होगा, हर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगा। लेकिन आप जानते हो जिस बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो क्या होगा? नियत होगा। 10 दिन बाद भी पूछेंगे वही डेट ऑफ बर्थ बताएगा। अगले साल जब वो 10th में जाएगा, बोर्ड का एग्जाम देगा, उसकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी उसमें डेट ऑफ बर्थ वही छपा होगा। बात समझ पाए कि नहीं? आप जानते हो नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेगा वही लिखेगा। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे आप जानते हो जितने भी बच्चे क्लास में, हर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, लेकिन जिस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके लिए क्या? नियत है। इस लाइन का मतलब यही है। आप देखना बेटा, इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग किंतु नियत होता है। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, और जल का इसके पहले भी डिस्कशन किया था, अभी हमने बोला भी है, वही चीज नीचे लिखा है, इसलिए लिखा है कि अपनी कॉपी में नोट्स आप तैयार करोगे उसमें लिखोगे बेटा इसमें। ठीक, आप देखो जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, हम चाहेंगे बेटा अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करोगे, निश्चित रूप से ये उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद के लिए पूरी फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, हम सामने से हटेंगे। ठीक,
ताकि स्क्रीनशॉट के समय बीच में हम ना आए, सब जो बोर्ड पे लिखा है आपकी कॉपी में वो सारी बातें आ जाएं। अब जब तो इसलिए हम प्रेसाइज करते हैं, कॉपी में सारी बातें अगर आ जाएंगी तो कल को एग्जाम के पहले जब कभी कॉपी का पन्ना पलटोगे, ठीक, जितनी लाइन लिखी है जब लाइन को एक बार निगाह से पढ़ोगे तो इन लाइनों के अलावा जितनी बातें हमने समझाई वो सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, बिल्कुल पिक्चर की तरह आपके सामने से गुजरेंगी और क्रिस्टल की तरह क्लियर होंगी। ठीक, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम चलते हैं बेटा, इसके बाद जो हेडिंग है काफी महत्वपूर्ण हेडिंग है, आपने शायद नाम सुना भी होगा। एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या है पहले सिद्धांत समझना, फिर इसके पीछे की कहानी भी समझाएंगे आपको कि ये सिद्धांत उनके हाथ कैसे लगा। कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों के हाथ कोई चीज अनायास लग गई, हालांकि अनायास ऐसे नहीं थी, आपका मेहनत कर रहे थे, खोज कर रहे थे, लेकिन जानकारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक दिन अनायास आपको समझाएं बेटा। जानते हो, बाथरूम में गए नहाने, ठीक, क्या उसके पहले नहाने नहीं गए थे? बाल्टी थी, बाल्टी में पानी भरा हुआ था, मग, मग को उन्होंने क्या किया, पानी में डुबोया, मग डुबोया के पानी में डाला, ठीक, ऊपर मग तैर रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, हाथ से उसको थोड़ा नीचे किया, जब नीचे किया, ठीक, और जैसे हाथ बाहर निकाला मग ऊपर निकल आया। तो क्या इसके पहले नहीं होता रहा होगा? नहीं, इनका ध्यान गया होगा, ठीक। और जब इनका ध्यान गया, इसका मतलब इन्होंने लगाया कि इसका मतलब कि पानी इसको ढकेल रहा है, ऊपर ढकेल रहा है, मतलब पानी इस पे क्या ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। वो उसी दिन उत्प्लावन बल की खोज हो गई, आर्किमिडीज का आपका सिद्धांत बन गया। और आप जानते हो इतने खुश थे कि बाथरूम में जिस हालत में थे वही पहनते हुए बाहर निकल के आपका और कुछ दूर तक आपका दौड़ते चले गए खुशी के मारे। ठीक है, बहरहाल हम आगे आते हैं बेटा, आप सुनो इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब ना तो इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी वस्तु को किसी भी तरल में, तरल मतलब क्या, लिक्विड, द्रव, जब किसी भी वस्तु को किसी भी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, चाहे पूरी तरह डुबो चाहे आंशिक रूप से डुबो, कुछ डूबा रहे कुछ ऊपर निकला रहे, ठीक है, तो जब किसी भी वस्तु को किसी भी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल, और जिसको क्या बोलते हैं, ऊपर मुखी बल, चूंकि ऊपर बल कार्य करता है, ठीक है, का अनुभव करता है, जिसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। ठीक, कोई भी वस्तु है, पानी में डिप कराओ, पानी में जब डिप कराओगे तो ऊपर की ओर वहां पे एक बल कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करने बल को आप उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हो। ठीक है, आप आगे चलो बेटा इसमें। और जानते हो ये जो उत्प्लावन बल है या उत्क्षेप बल है, ये हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी भी द्रव में जब कोई पिंड डाला जाता है तो पिंड क्या करता है, अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटाता है। और जिस द्रव को उसने हटाया उसका जो भार होगा वही भार उस वस्तु पर ऊपर की तरफ क्या करता है, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल के रूप में कार्य करता है। ठीक, आप आगे देखना बेटा इसमें, तो हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलो फिर इस सिद्धांत के अनुसार, अब देखो आप आगे चलो बेटा इसमें, यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार स्वयं उस वस्तु के भार के बराबर अथवा कुछ अधिक हो तो वह वस्तु उस द्रव में तैरती है, और जानते हो अगर कम होगा तो डूब भी जाएगी। आप आगे चलो, इसे ही प्लवन का नियम या प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, हम अपने शब्दों में आपको समझाएं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो सिद्धांत तुम समझाने जा ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको समझाएं। जैसे मान लो कोई डिजाइन है बेटा, घन है, क्यूब, आप सके बेटा इसका आयतन निकालो, बहुत आसान है, उसकी भुजा नाप लोगे, भुजा का क्यूब कर दोगे, आयतन निकल आएगा। ठीक, या मान लो कोई क्यूबाइड है, घनाभ, आप सके बेटा इसका आयतन निकालो, आप उसकी लंबाई निकालोगे, चौड़ाई निकालोगे, मोटाई निकालोगे, तीनों का गुणा करोगे, जो निकलेगा उसका वैल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, कोई गोला है, आप सके बेटा इसका आयतन निकालो, आप जानते हो फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब लगा दोगे, निकल आएगा। ठीक, कोई बेलन है, ठीक, सिलेंडर, ठीक है, कोई बेलन है, उसका आयतन निकालना है तो आप जानते हो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, उसको लंबाई से गुणा कर दोगे, यल या एच से ऊंचाई मान के गुणा कर दोगे, निकल आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बेडोल चीज है जिसका कोई सुनिश्चित आकार ही नहीं है, उसका आयतन निकालना है, कैसे निकालोगे? आप देखना बेटा, जैसे हमको समझाएं, आपको दिखाने के लिए हमने पत्थर का टुकड़ा लिया, आप देखो नजदीक से, ठीक, एकदम बेडोल, कोई निश्चित आकृति नहीं है। ठीक, अगर आपसे कहें बेटा इसका आयतन निकालो, अब आप कहोगे सर इसमें कौन सा फार्मूला लगा दें? ठीक, बिल्कुल बेडोल को सुनिश्चित आकृति नहीं है, इसका आयतन कैसे निकाला जाएगा? आप निकाल सकते हो बेटा, कैसे निकाल सकते हो, तरीका हम बताएं। आप एक काम करो, कोई बर्तन ले लो, मान लो कोई गिलास ले लिया, जो उसके पहले प्रैक्टिकल में उन्होंने गिलास दिखाया था वही गिलास ले लिया, ठीक है, और गिलास के आप जानते हो गिलास में हमने पानी बिल्कुल मुंह तक भर लिया, उसके मुंह तक, मतलब इतना भर लिया कि अगर एक कतरा भी डालेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो हमने गिलास लिया, गिलास में पानी हमने बिल्कुल मुंह तक भर लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, खाली सुनना बेटा, और गिलास को जानते हो किसी बाउल, ठीक है, के ऊपर रख लिया, मतलब यूं कह सकते हो नीचे बाउल लिया, बाउल में गिलास रखा, गिलास में पानी रखा, पानी को बिल्कुल उसके मुंह तक हमने भर लिया। ठीक, अब आगे चलो बेटा, हमको इसी का तो आयतन निकालना है। अब एक काम करो, इसको उसमें डाल दो,
तो जब इसको आप इसमें डालोगे, डालते जाओगे, जैसे अंदर जाएगा तो जानते हो ये क्या करेगा, गिलास के अंदर के पानी को डिस्प्लेस करेगा, हटो हमको जगह दो, हटो हमको जगह दो, नीचे जाने दो, ठीक है। तो आप जानते हो गिलास के अंदर के पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो जब गिलास का, आप जानते हो गिलास में आप जो पानी था वो पहले बिल्कुल मुंह तक भरा हुआ था, तो जो भी आप इसमें डालोगे तो डालते ही आपका इसके आयतन के बराबर के आयतन के द्रव को विस्थापित करेगा, और वो पानी गिलास से बाहर निकल के नीचे बाहर बहेगा, और जब बाहर बहेगा गिलास को इसमें बाउल में रखा है वो पानी बाउल में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। अब एक काम करो बेटा, गिलास हटाओ, इसको हटाओ, बाउल में जो पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक, उस पानी के आयतन को निकाल लो, और जो पानी का आयतन होगा वही इसका आयतन होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक। आपने देखा इसको हमने पानी में डिप कराया, द्रव में डिप कराया, इसने क्या किया, अपने आयतन के बराबर आयतन को उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया। इतना क्लियर। और जानते हो बेटा, जितने आयतन के द्रव को विस्थापित किया उस द्रव का, ठीक है, उस आयतन के द्रव का आप भार निकाल दो, और जो भार निकालोगे वही क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा, या उसी को आप क्या बोलोगे, उत्क्षेप बल कहलाएगा। और वही उत्क्षेप बल इस पे लग रहा था जो ऊपर की तरफ। फिर आप कहोगे जो ऊपर लगा तो नीचे गया क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसका भार ज्यादा था, उत्प्लावन बल की अपेक्षा ज्यादा था, नीचे डूब गया पत्थर है, ठीक। लेकिन उत्प्लावन बल लगा कि नहीं लगा, और यही आपका इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत है बेटा, ठीक है। तो अपनी बात फिर एक बार हम कहेंगे आपका, खाली सुनना बेटा, ठीक है। आप जानते हो जब किसी भी वस्तु को किसी भी तरल में, तरल मतलब क्या, द्रव, हालांकि गैस भी हो सकता है लेकिन फिलहाल यहाँ पे द्रव पे ज्यादा बेटर होगा, ठीक। आप आगे चलो, में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल, आप जानते हो ऊपर की ओर तो ऊपरमुखी बल, ठीक है, का अनुभव करता है, जिसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, जो कि हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आप आगे चलो बेटा, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, ठीक है, यानी आप जानते हो हमने इसको डुबोया था, इसने क्या किया, अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को, पानी को बाहर निकाला था, उसी द्रव की बात कर रहे हैं, उसी द्रव के भार की बात कर रहे हैं, ठीक। आप आगे चलो, यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार स्वयं उस वस्तु के भार के बराबर अथवा कुछ अधिक हो तो वह वस्तु उस द्रव में तैरती है, ठीक। कब, जब भार की तुलना में उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा तब तैरेगी, लेकिन अगर उत्प्लावन बल का मान कम हो, भार ज्यादा होगा तो डूब जाएगी, ये पत्थर तो डूब ही जाएगा, ठीक। अच्छा आप आगे चलो बेटा, इसमें तो यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार स्वयं उस वस्तु के भार के बराबर अथवा कुछ अधिक हो, ठीक है, आप यहां देख रहे हैं यदि, ठीक है, तो वह वस्तु उस द्रव में तैरती है, इसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक। आप खाली इतना समझना, जब कभी भी उत्प्लावन बल आपको निकालना हो, उत्क्षेप बल निकालना हो, तो आप सिर्फ इतना करो, विस्थापित द्रव का भार निकाल दो, विस्थापित द्रव का, पिंड का नहीं डुबाए गए, विस्थापित द्रव का भार निकाल दो, और जो विस्थापित द्रव का भार होगा वही आपका उत्प्लावन बल या प्लवन बल कह लो या उत्क्षेप बल कह लो कहलाएगा, और यही वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत है बेटा, ठीक। आपके परिचित में जो कोई भी एक बच्चा होगा, आपके बड़े भाई होंगे, आपकी बहन होगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे कहना बेटा इस लेक्चर को जरूर देखेंगे, अक्सर कंपटीशन में आपका इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और हम चाहेंगे बेटा जो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में जरूर तैयार करना, क्योंकि आप जानते हो जैसे आप नोट्स तैयार करोगे एग्जाम के पहले एक बार नोट्स आपके सामने से गुजरेगा, ठीक। जितनी बातें मैंने लिखे के अलावा बोली है वो सारी बातें आपके सामने से गुजर जाएंगी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा इसी टॉपिक पे, ठीक। आप देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन के पहले आप देखना ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। आप पूछोगे भाई आप इतना पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है, इसका क्या लाभ क्या है, आपको फिर समझाएं बेटा। अरे नदी में पानी में नाव चलती है, स्टीमर चलता है, इसी सिद्धांत पे चलता है बेटा, उसकी डिजाइनिंग इसी सिद्धांत के आधार पे की जाती है। तमामों इसके लाभ हैं, कुछ लाभ का हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं, आप देखना। जानते हो, आप जानते हो इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग या लाभ जो भी कह लो निम्नवत हैं। जलयानों, जलयानों वही पानी में चलने वाला जहाज, ठीक है, अथवा पनडुब्बियों, पनडुब्बी मतलब क्या, जो पानी के अंदर अंदर चलता है, ठीक है, समुद्र में आपका चलता है, खाली सुनना बेटा, ठीक है। तो आप जानते हो जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, तो उसके डिजाइन बनाने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि कितना उसका वजन होगा, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, क्या उसका आयतन होगा, पैदल डिजाइनिंग करी जाती है। क्योंकि आप जानते हो इस सिद्धांत के अनुसार डिजाइन नहीं करोगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, नाव डूब भी सकती है, ठीक। अच्छा आगे चलो बेटा, दुग्ध मापी। आप पूछोगे ये क्या होता है, आपको समझाएं। लैक्टोमीटर एक अरेंजमेंट होता है, ठीक। उसकी सहायता से जो दूध वाला आपके घर में दूध देके गया उसमें कितना पानी मिलाए है, कितना परसेंटेज पानी मिलाए हुए, ठीक है, उसको आप पता कर सकते हो लैक्टोमीटर की सहायता से, ठीक। आप आगे चलो बेटा, इसमें वही दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर द्वारा दूध के किसी नमूने की शुद्धता की परख करने में, ठीक। अच्छा उसके बाद चलो हाइड्रोमीटर, ये भी आपका लैक्टोमीटर टाइप का एक अरेंजमेंट आपका होता है, ठीक है। इसके द्वारा भी हम पदार्थों या मतलब खासतौर पर द्रवों के अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं इस प्रकार से आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत सारे उपयोग हैं। अगर मान लो कोई कहता है कुछ उपयोग बताओ, तो दो चार आपका दो तीन उपयोग आपके सामने, आप इसका जिक्र कर सकते हो। हम चाहेंगे बेटा अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें।
उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक, अब आप जानते हो चैप्टर जब पढ़ चुके तो कोई न्यूमेरिकल भी इसमें होना चाहिए बेटा। आप देखो सामने एक न्यूमेरिकल, लोहे के एक वस्तु को, मतलब कोई वस्तु है लोहे की बनी है, ठीक है, जल में डुबाया जाता है, पानी में डुबोया, आप जानते हो अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करेगा। अच्छा आगे चलो, तो यह 8 किलोग्राम द्रव को विस्थापित करता है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, लोहे का एक सामान है, उसको हमने क्या किया, जल में डुबोया, उस सामान ने क्या किया, जल को विस्थापित किया, और जिस जल को विस्थापित किया उस जल का द्रव्यमान कितना है, 8 किलोग्राम। ठीक, एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे। और जो विस्थापित द्रव को किया उसका जो भार होगा वही उत्प्लावन बल कहलाएगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लोहे के उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान बताओ। देखो वही चीज पूछ लिया जो मैंने आपको समझाया। अब देखना बेटा, लोहे की उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ये बराबर विस्थापित द्रव का भार। ठीक, तो आप जानते हो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान कितना, यम बराबर 8 किलोग्राम, जी बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हो एक्चुअल में जी बराबर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सुविधा के लिए चलो 10 मान लिया। आप आगे चलो बेटा, इसमें तो 8 धाम कितना 80 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप जानते हो इसको इकट्ठा यहाँ पे क्या न्यूटन कह सकते हो। यानी कि आप जानते हो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान कितना, आप खाली देखना बेटा 8 किलोग्राम, जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विस्थापित द्रव का भार कितना हुआ 80 न्यूटन हुआ, और जो विस्थापित द्रव का भार होता है वही बराबर उत्प्लावन बल होता है। यानी कि लोहे को सामान पर उत्प्लावन बल कितना कार्य करेगा, 80 न्यूटन कार्य करेगा। किधर कार्य करेगा, ऊपर कार्य करेगा। ठीक, और आपको फिर समझाया बेटा, और ये 80 न्यूटन लोहे का जो खुद का भार है उससे अगर कम हुआ तो लोहे टुकड़ा डूब जाएगा, और अगर यही उत्प्लावन बल अगर लोहे का जो खुद का भार है उससे ज्यादा हुआ तो लोहे का टुकड़ा ऊपर वहां पे क्या तैरेगा। ठीक है, बहरहाल तो क्वेश्चन में तो पूछा नहीं तैरेगा या डूबेगा, और इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसने जो वस्तु है वस्तु का खुद का द्रव्यमान दिया नहीं है, उसने उत्प्लावन बल पूछा, आपने उत्प्लावन बल निकाला बेटा। ठीक, हम चाहेंगे अपनी कॉपी में आप क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखना, एक बार आप टैली कराना, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक, आप देखना, सोने का अपेक्षित घनत्व। जी हाँ, ये रात में सोने वाला सोना नहीं है बेटा, ये जो महिलाएं आपकी मम्मी लोग सिस्टर लोग जो ऑर्नामेंट पहनती हैं चांदी सोने का, उस सोने की बात किया जा रहा है। सोने आप जानते हो स्वर्ण धातु की बात हो रही है। ठीक, आप देखना बेटा, सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है। आपको फिर समझाएं, अपेक्षित घनत्व मतलब किसी की अपेक्षा, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे आपको बताएं बिल्कुल सिंपल सा, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, आप देखना बेटा, ए के पास रुपया है, बी के पास रुपया है, या कुछ भी आपका, मान लो ए भी एग्जाम में बैठा, बी भी एग्जाम में बैठा, जितना ए का नंबर आया उसका दुगना नंबर आया। तो अगर कोई पूछे बी का कितना नंबर आया तो आप बोलोगे ए का दुगना। ए का कितना नंबर आया, बी का आधा, तो दुगना आधा ही तो बोल रहे हो, तुलना ही तो कर रहे हो। तो जब तुलना करोगे तो अब यहाँ पे आधा जो भी तुलना करो यहाँ पे इसका मात्रक नहीं होगा बेटा। ठीक, तो आप आगे चलो, सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है। ठीक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसका मतलब समझ पाए क्या हुआ, पानी का जितना अपेक्षित घनत्व है उसका 19.3 गुना। ठीक, आप आगे देखना बेटा, यदि जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है या हो तो एसआई, एसआई मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, ठीक है, मात्रक में सोने का घनत्व क्या होगा। चलो आप आगे देखना, हम जानते हैं कि सोने का अपेक्षित घनत्व, ठीक, हम अपेक्षा कर रहे हैं सोने का अपेक्षित घनत्व, किससे अपेक्षा कर रहे हैं, पानी से। तो आप आगे देखना बेटा, सोने का घनत्व बटे जल का घनत्व। अब आप आगे चलो, इसके बाद देखना, तो सोने का घनत्व बराबर सोने का अपेक्षित घनत्व। आप देखो सोने का घनत्व यहाँ पे रोक लो, आप देखना, सॉरी ये लो, आप सोने का घनत्व यहाँ पे क्या करो, रोक लो, इसको उधर भेज दो, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा, सोने का घनत्व बराबर सोने का अपेक्षित घनत्व और गुणे जल का घनत्व। ठीक, तो सोने का घनत्व बराबर सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है 19.3 और गुणे जल का घनत्व कितना 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जानते हो बेटा ये जो निकला बस यही आंसर हो गया, यानी कि सोने का एक्चुअल जो उसकी डेंसिटी है 19.3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यानी कि आप कह सकते हो कि सोने का, इस क्वेश्चन के अनुसार सोने का घनत्व पानी के घनत्व का 19.3 गुना है। बोलो समझ पाए कि नहीं, ये तो गुना में हो गया, और एक्चुअल में है कितना 19.3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना, एक बार खुद अपने मन से इसको लगाने की कोशिश करना। ठीक है, हम हटते हैं सामने से इसलिए कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे बेटा। इसमें हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल पर एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया का अनुपात कितना, A1/A2 10:3, 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल पर, ठीक, और 5:9 के अनुपात का बल कार्यरत है। मतलब यूं कह सकते हैं A1/A2 बराबर क्या 10/3 और F1/F2 बराबर कितना 5/9।
A1/A2 बराबर क्या 10/3 और F1/F2 बराबर क्या 5/9। ठीक, आप आगे चलो। तो दाब, आप देखना यहाँ पे, चलो एक मिनट। ठीक, तो दाब का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। आप जानते हो 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल, मतलब पहला क्षेत्रफल A1, दूसरा क्षेत्रफल A2, A1/A2 बराबर क्या 10/3। आप देखो तो A1/A2 बराबर 10/3। ठीक, फिर आगे चलो बेटा। 5:9 के अनुपात का बल, यानी पहला बल कितना 5, दूसरा बल कितना 9, यानी F1/F2 बराबर कितना 5/9। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो, आप जानते हो बेटा दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि आप जानते हो दाब को P से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, P बराबर कितना F/A। अब ऐसी कंडीशन में आप आगे चलो, आप देखना इसी फार्मूले के आधार पे P1 बराबर F1/A1, इसी फार्मूले के आधार पे P2 बराबर F2/A2 हो गया। ठीक, हटाओ। अब आप यहां पे आओ, तो F1/F2 और गुणे A2/A1। आप पूछोगे कैसे, भाई F1/F2 यहाँ पे और डबल बटे तो A2 ऊपर चला गया, A2/A1 हो गया। ठीक, तो P1/P2 बराबर यहाँ पे F1/F2 और गुणे A2/A1, ये हो गया। फिर आप आगे चलो, तो F1/F2 का मान कितना है 5/9, तो यहाँ पे 5/9 हो गया, गुणे A2/A1, तो आप देख रहे हो A1/A2 का मान कितना 10/3, तो A2/A1 का मान कितना 3/10 हो गया। ठीक, अब आप आगे चलो बेटा, 3 एकम 3, 3 3 9 कैंसल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब आप आगे चलो, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर कितना 1 और नीचे कितना 3 दूनी 6, यानी कि आप जानते हो P1/P2 बराबर कितना 1/6। ठीक, क्वेश्चन ये भी लग गया। थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, आप जानते हो न्यूमेरिकल समुद्र है बेटा, समुद्र। हम जितना भी क्वेश्चन लगवा देंगे वो भी कम होगा। इसलिए कम होगा, जानते हो बेटा, आपके पास कंसर्निंग बुक होगी, हम चाहेंगे आपकी कंसर्निंग बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप लगाओ, पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। लेकिन सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि तरल दाब में या तरल चैप्टर में या फिर आपका बर्नौली के प्रमेय, सॉरी गलत बोल गए बेटा, आर्किमिडीज के सिद्धांत में बिल्कुल मास्टरपीस हो गए, परफेक्ट हो गए। इसलिए एक ही टॉपिक पे तमामों राइटर्स ने बुक लिखी है। अभी आपने एक बुक की किताब आपने न्यूमेरिकल लगाए हैं, आप दूसरे राइटर की बुक पढ़ो, उससे न्यूमेरिकल लगाओ, आप तीसरे राइटर की बुक पकड़ो, न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है, जब 2-3 राइटर की बुक पकड़ के आप न्यूमेरिकल लगा लोगे तब वहीं आप कह सकते हो कि हाँ चलो इसमें हम लगभग परफेक्ट हुए बेटा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ, और चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपको जानकारी दे बेटा, क्लास 9th का हमारे चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट चल रहे थे लगभग सारे सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके। खासतौर पर साइंस की बात करें, साइंस में फिजिक्स पोर्शन मैंने खत्म किया। ठीक, कुछ भी नहीं बचा क्लास 9th में, थ्योरी पोर्शन में कि जो बचा हो जो हमको पढ़ाने के लिए आपको समझाए बेटा। हो सकता है आपके सिलेबस में आपकी बुक में जो चैप्टर हमने पढ़ाया ये ना भी हो, ठीक, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चों की बुक में है, तो जब कुछ बच्चे जान सकते हैं जिनकी बुक में नहीं, वो बेचारे कहां से जानेंगे, वो भी जाने इसको यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से क्लास 9 का पूरा टॉपिक खत्म हुआ बेटा। और हमारे चैनल पे हमने वादा कर रखा है बच्चों से, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से, कि हमारे चैनल पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, और एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म कराएंगे, जिसमें शुरुआत आज हो चुकी है। आज क्लास 9 का पूरा का सिलेबस मैंने खत्म किया बेटा, साइंस का फिजिक्स पोर्शन मैंने खत्म किया, बाकी टीचर्स भी लगे हुए हैं, उन्होंने भी लगभग कोर्स खत्म कर दिया है बेटा। अभी और संभवतः अभी आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुआ होगा, हाफ ईयरली एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस लगभग हम लोग खत्म कर चुके क्लास 9 का। क्लास 10th में भी यही स्थिति है, बोर्ड एग्जाम अभी 2 महीना है, लेकिन इसके बावजूद भी क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का नियर अबाउट 85-90% सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके, विद न्यूमेरिकल खत्म कर चुके हैं। ठीक, और यही प्रयास चल रहा है क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए। हम चाहेंगे बेटा आप अपनी पढ़ाई करो, और अगर आप क्लास 9 का पूरा तैयारी कर चुके, अगले साल आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करना, चैप्टर 1 नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और खाली फिजिक्स नहीं, केवल साइंस नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी, जितने भी सब्जेक्ट है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लगातार आप मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपने प्रति आप मेहनत करोगे, तो आप नहीं टॉप करोगे तो और कौन टॉप करेगा। लेकिन आप जानते हो भाई, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम यहीं पे अपने ये जो आपका लेक्चर है खत्म करते हैं बेटा। इसमें क्लास 9 के बच्चों से हमारी आपकी मुलाकात होगी क्लास 10th में। अगर बीच में कोशिश करेंगे कुछ आपका कोर अलग से न्यूमेरिकल क्लासेस या कुछ के नाम पे, अगर हो सकता हमारी आपकी मुलाकात हो, अदरवाइज क्लास 10th में डायरेक्ट आपकी मुलाकात होगी बेटा। ठीक है, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो और जीते रहो।